स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो अभी तक अपन ने 80 क्वेश्चन अपलोड कर दिए, संभावित क्वेश्चन, और उसके ऊपर नीचे भी कुछ ना कुछ अपलोड किया हुआ है, जैसे है ना, आगे पीछे भी आप देखोगे तो कुछ ना कुछ अपलोड कर रखा है। जी ठीक है ना, तो वो भी देखना है। अपन स्टार्ट करते हैं। ये एक तरह से आपका रिवीजन ही है, हो सकता है आपने पहले चीजें पढ़ ली होगी, लेकिन मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि भाई इसकी अहमियता, मतलब ये मैं कहाँ से लेके आया कंटेंट, या जैसे इसकी अहमियता कितनी है वो बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक तरह से ऐसे समझ लो। ठीक है ना, जैसे स्टार्ट करते हैं 80 नंबर के क्वेश्चन से। आपको क्या करना है, ये लास्ट टाइम पे एक बार देख के जाना ही है। उसके अलावा क्या करेंगे, जैसे क्लास एंड होगी ना तो मैं कुछ फाइलें अपलोड करूंगा, जैसे इंडियन ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, राजस्थान पॉलिटी की। वो आपको जल्दी जल्दी लास्ट में रिवीजन करनी है। जैसे कुछ साथी बाद में भी जुड़े हैं, तो जैसे एनवायरमेंट की हुई है ना, तो वो फाइलें आपको, सारी जितनी भी फाइलें अपने अपलोड की ना, वो लगभग 10-10 पेज की है, 10-12 पेज के आसपास है सारा मामला। ठीक है ना, तो एक मिनट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बनाया है डीआरडीओ की वेबसाइट से। जब आप डीआरडीओ की वेबसाइट का सेकंड पेज खोलोगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि नौसेना प्रणाली और सामग्री क्लस्टर में 6 प्रयोगशालाएं शामिल है। तो इनका आपको क्या नाम याद रखना है। कई बार क्या होता है कि या तो ये पूछ लेगा कि ये कौन कौन सी है या कौन सी नहीं है, ऐसे पूछ लेगा, या डायरेक्ट ऐसे लिख देगा कि नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है। ठीक है ना, वेबसाइट से क्वेश्चन उठाता है क्योंकि वहां पर 2-3 क्वेश्चन ही बन रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन बन रहा है, दूसरा वो था उसकी टैगलाइन है बलस्य मूलम वाला, जो क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया 21 में। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये सारी प्रयोगशाला याद करनी है। कोच्चि में नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला है। विशाखापट्टनम में नौसेना विज्ञान तकनीकी प्रयोगशाला है, वी से वी, देखो विज्ञान है तो विशाखापट्टनम, वी से वी लिंक कर लेना। उसके बाद है अंबरनाथ नौसेना सामग्री अनुसंधान, मतलब सामग्री अपार है इसलिए अंबर है, ऐसे करके इसको लिंक कर लो। दूसरा है रक्षा धातुक्रम हैदराबाद, धातुक्रम से लिंक कर लो हैदराबाद को। और रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान है कानपुर में, और रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में। तो टोटल कितनी प्रयोगशाला है ये पूछ सकता है नौसेना प्रणाली की। ये मेंस में भी पूछा था इन्होंने क्वेश्चन। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर भी आपको पूछ सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 79 है। अब देखो इस पीडीएफ को आप खुद पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। वो जितने भी क्वेश्चन अभी तक पिछले पीवाईक्यू में सर आए हैं ना आरपीएससी के, उनमें ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, सर प्रशासनिक ये और शो राजस्व नहीं हो रहा है व्यवस्था। सर, है ये शो नहीं हो सर रही इस सर। टेलीग्राम पे वो शो नहीं हो रहे क्वेश्चन सर। अच्छा, ओके ओके। प्राइवेट चैनल शायद इसलिए भी हो सकता है। नहीं, वो प्राइवेट हटाना पड़ेगा। ठीक उसी ठीक से। है, रुको एक मिनट। एक सेकंड। अभी हो रहा है? नो सर। हो रहा है, स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होगा, वो हो रहा है। हाँ सर। अब देखो पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं ना, जो पहले लिखा हुआ है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। ये मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और जो क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे वो ऐसे पूछेगा। अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन? जी सर। तो अभी क्या करना है इसमें, जैसे मंगला पशु बीमा, तो इसमें डीप जाके पूछ सकता है आपसे। जैसे गाय को, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट, इनके लिए वो बीमा होगा। वो बीमा कितनी कितनी राशि का होगा। जैसे ऊंट का पूछे तो 40,000 रुपए, भेड़ का पूछे तो 4,000 रुपए प्रति पशु, बकरी का 4,000 रुपए, और भैंस का 40,000, गाय का भी 40,000। ये प्रति लीटर वाला भी थोड़ा दिमाग में रख लेना, 3,000 रुपए और 4,000 रुपए। ठीक है ना, ये डेटा कई बार क्या थोड़ा सा डीप जाके पूछ लेता है, मैंने ये वेबसाइट से उठाया है। ठीक, तो ये मंगला पशु बीमा में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा मैंने ये बताया 6 प्रयोगशालाएं हैं, तो आपको इन 6 का नाम याद रखना है, और ये कौन सी कहाँ पर है, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक, डीआरडीओ की वेबसाइट और इसरो का जो फ्रंट पेज है वो देखना बहुत जरूरी है।
ठीक है, मैंने अपलोड भी कर रखा है, वहां से क्वेश्चन मैंने लिया था। उसके बाद में 79 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था। इसमें क्या करना है आपको, इसको एक बार जल्दी जल्दी रीड करना है, जो फैक्ट आपको लगे नहीं कि ये पूछ सकता है उसको आप नोट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना पक्का है, क्योंकि ना 21 में पूछा ना 23 में पूछा, ठीक है, ना मेंस में पूछा, इसलिए यहां से क्वेश्चन आना चांसेस लग रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78, अब देखो 78 नंबर क्वेश्चन है ना, ये हमने पूरा जो ऑथेंटिक बुक है ना वहां से लिया है। तो आपको क्या करना है, 3 पेज, एक तो देखो ये पेज एक ये 2 और ये 3, कौन सा, ये वाला, ये तीनों पेज आपको, इनमें जितने भी फैक्ट है ना ये डायरेक्ट विजयनगर की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां उनके बारे में ही है। जो पहला पेज है ना, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि विजयनगर साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, कला साहित्य के बारे में लिखा हुआ है। जहां जहां पे मैंने क्यों वर्ड लिखा हुआ है ना, वहां आपको ध्यान रखना, यहाँ पर वो क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन इन तीन पेज से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो आपको तीनों पेजों के बारे में रीड करना है और आपको खुद को पढ़ना है। अभी मैं बोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, ज्यादा लंबी चली जाएगी क्लास, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आरपीसी ने बनाए और दोनों क्वेश्चन इसी इन 3 पेजों से बनाए, ठीक है। उसके बाद में ये एक डायग्राम लिखा हुआ था, इस डायग्राम में देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे यहाँ पे कि वह कौन सा स्थान है जहां से 200 ईसा की एक मूर्ति जो बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। तो इसका आंसर होगा अमरावती, गुंटूर, ठीक है ना। ये पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने अलग से इसको अपलोड किया था। बाकी जो है ना बौद्ध और जैन धर्म की है ना पीडीएफ, आपको मुश्किल से आधे घंटा लगेगा। ये पीडीएफ है ना जो मैंने अपलोड की है बौद्ध धर्म और जैन धर्म की, ये आप पढ़ लेना अपने स्तर पे, ठीक है ना, समझ गए। जो अंडरलाइन करना है केवल वही पढ़ना है, ज्यादा मत पढ़ना। अब देखो हिस्ट्री में क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इतना नहीं बताया, जितना मेरी तरफ से था मैंने हेल्प कर दी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75, अब देखो इसमें आजीवक के बारे में ना, आजीवक में इतना ही पढ़ना है आपको। देखो आर एस प्री में देखो एक क्वेश्चन पूछा था 16 के आसपास पूछा था शायद, कि ये नियतिवाद में विश्वास करते थे, तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था, ठीक। उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि आजीविका संस्थापक कौन है, तो ये लिखा हुआ है ना मकल्ली गोसाल नाम, तो ये नाम पूछ लेगा। या तो ये पहले महावीर के अनुयायी थे, जो मैंने साइड में लिखा हुआ है, मौर्य शासक दशरथ के आजीवकों के लिए नागार्जुन पहाड़ी बनवाई, या ये क्वेश्चन पूछ लेगा। या देखो नीचे नीचे 2 पॉइंट और लिखे हुए हैं, पूरन कश्यप आजीविक भिक्षु है, पूछ लेगा भाई इनमें से कौन सा आजीविक भिक्षु है या नहीं है, तो ये नाम याद रखना, ये ऑथेंटिक जगह लिखे हुए हैं, तब मैंने ये पेज अपलोड किया है। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस सर। दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। उसके बाद देखो दर्शन शास्त्र वाले में है ना, ये चीज या तो योग का ये नाम पूछ लेगा, पतंजलि योग सूत्र, कणाद आणविक सिद्धांत, गौतम न्याय सूत्र, यामिनी सूत्र, और ये वेदांत का बादरायण की ब्रह्म सूत्र। तो इनमें से ये आपको नोट करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, ये भी दर्शन का सिद्धांत, मतलब ये दोनों पेज आपको ध्यान में रखने। दोनों पेज में जितने फैक्ट है ना, देखो अगर आपने हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है ना, मिडाइवल और एंशिएंट में नहीं भी पढ़ी है ना, तो आप जितना मैंने अपलोड किया उतना तो जरूर जरूर पढ़ के जाना आप, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो भी उनको पढ़ना है। जैसे कईयों को होता है कि बिल्कुल ही मेरे को नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं छोड़ना है, जितना मैंने अपलोड किया कम से कम उतना तो पढ़ना ही पढ़ना। बाकी ठीक है आपकी मर्जी, अगर नहीं पढ़ो तो, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये यहाँ से जो 2 पॉइंट लिखे हैं अपने सिलेबस में, सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति, तो ये यहाँ से पॉइंट वैदिक संस्कृति का स्टार्ट होगा, यहाँ से ये एक। इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये पूछ लेगा भाई गोदुम गेहूं को बोलते थे, व्रीहि ये चावल को बोलते थे, माल उड़द को बोलते थे, चणक चना को बोलते थे, ये नाम पूछ सकता है, इसलिए ये मैंने अपलोड किया था, ठीक। उसके बाद में ये जितनी भी प्राचीन नाम है, जैसे कुंभा काबुल, वितस्ता झेलम, आस्किनी चेनाब, परुषणी रावी, सतुद्री सतलज, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, तो इनको आप कैसे भी लिंक करके ट्रिक बना करके याद करना। ये ल्यूसेंट में दिया हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राचीन नाम क्या था, अभी आधुनिक नाम क्या है नदियों का, ठीक। उसके बाद में ये राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बता रखा है कि वैदिक काल में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था थी, उसको दिखा रखा है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कि कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये ऑर्डर था प्रशासनिक इकाई का, ठीक है। इसके मुखिया को क्या बोलते थे, जैसे लिखा हुआ है कुलप, ग्रामीणी, विश्वपति, राजब या गोप, ठीक। उसके बाद जहां जहां
रेड कलर में लाइन अंडरलाइन कर रखा है ना, वो आपको पढ़ना है। वहां पर हर में एक क्वेश्चन है। जैसे ये पुस्तक का नाम पूछ लेगा, भाई मैकडोनाल्ड की कौन सी पुस्तक थी, वेदों को संहिता कहा गया है, इनको श्रुति भी कहा गया है, 1028 सूक्त थे। तो ये जितने पॉइंट अपलोड किए हैं, अंडरलाइन है, वो आपको देखने हैं। ठीक, सभा समिति और ये सामाजिक जीवन। समझ में आ गया? ये मतलब इतना ही है जितना आप 1 घंटे में कर सकते हो इसको आराम से। ठीक है ना? तो करके जाना ये वाला यहाँ तक। इसके बाद में ये सिंधु सभ्यता के बारे में बताया। सिंधु सभ्यता में बहुत सारे फैक्ट थे, लेकिन जो क्वेश्चन लाइक पूछने लायक क्वेश्चन है ना, बाकी तो देखो, अगर सिंधु सभ्यता पर कोई क्वेश्चन पूछे ना आपसे, तो अभी जो सिस्टम चल रहा है ना अपना, भाई नगर ऐसे हुआ करते थे, वो आप अपना कॉमन सेंस लगा करके उसका आंसर कर देना। जहां जहां आपको डाउट होने की पूछा है, वो मैंने यहाँ कोशिश की है कि जो सारे फैक्ट मेरे को ऑथेंटिक जगह लगे ना, वही मैंने अपलोड किए हैं। जैसे ये डायरेक्ट लिखा हुआ है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ये पूरी सिंधु सभ्यता का वर्ग क्षेत्रफल था। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने अपलोड किया है। और वहां पर ये लिखा हुआ है कि पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। तो ये लाइन डिट्टो डायरेक्ट उठाएगा, जैसे ये क्षेत्रफल वाला लाइन उठा सकता है डायरेक्ट। 1500 स्थल थे, ये भी ऑथेंटिक जगह लिखा हुआ है। नवीनतम उत्खनन स्थल है, ये भी पूछ लिया पीवाईक्यू में। लोथल वाला न्यूज में है, इसलिए पूछ सकता है। ठीक है ना? भोगवा नदी के तट पर है। रंगनाथ राव का नाम याद रखना कि इसका उत्खनन किसने किया था। उसके बाद में सारी डिटेल मैंने अपलोड कर दी, या आपको अपने लेवल पर देखना है। अब देखो, यहां से मैं बताता हूँ आपको, करंट वाले में थोड़ी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। 66 से लेकर के 80 तक जितनी भी चीजें बताई है ना, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री में अगर आपने कम भी पढ़ा है तो चलेगा, क्योंकि उसकी नब्ज इतनी जल्दी हाथ लगती नहीं, क्योंकि वो पेपर को टफ बनाता है। तो पेपर टफ बनाएगा तो उसमें जो कोई सेक्शन को तो टफ रखता ही है, तो वो हिस्ट्री को रखता है। इसलिए हिस्ट्री में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना नहीं निकलता जितना और सब्जेक्ट में निकलता है, इसलिए इसको कम पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? और जितना मेरे को लगा मैंने इंपॉर्टेंट था वो मैंने अपलोड कर दिया। 66 से लेकर के ये काम आपको 1-2 घंटे में करना है, और उसको एक पेज में लिख करके याद कर लेना। ठीक, अब आओ आप क्वेश्चन नंबर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 65 से। पहला है भारत का 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान। अब ये देखो, ये वैसे आप अगर क्रोनो में देखोगे तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि सुजस में लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको, ये देखो, एक मीटिंग हुई थी 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पंचकुला में। तो या तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लेगा कि जो 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान है ना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हरियाणा के पंचकुला से। कब स्टार्ट हुआ? 7 दिसंबर को स्टार्ट हुआ। किसने किया? स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा। या तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कितने जिलों में चलाया जाएगा इसको पूरे भारत में? 347 जिलों में। ठीक, तो 347 वाला फैक्ट पूछ सकता है। वरना पूछेगा कि राजस्थान के कितने जिले इसमें शामिल है, तो 5। याद कैसे करोगे? एक तो हो गया कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़, उसमें बूंदी निकाल दो और राजसमंद, हनुमानगढ़ जोड़ दो। भाई हनुमान जी हैं, वो राज करते थे, ऐसे याद करो। और उन्होंने बूंदी खा ली, तो बूंदी को तो आप खा जाओ और हनुमानगढ़, राजसमंद याद कर लो। कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ पूरा है, बूंदी खा लो और राजसमंद, हनुमानगढ़ को जोड़ लो। 347 जिले हैं और 5 जिले अपने यहाँ के। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 65। उसके बाद देखो, ये मैंने अपलोड किया था अर्थव्यवस्था की बन रही है सुदृढ़ वाला। इसमें ये है कि ये डेटा आपके बजट में लिखा हुआ था। राज्य के पूंजीगत व्यय को 65% तक बढ़ाया गया है। मतलब जो पिछली साल था ना, उसकी तुलना में 65% बढ़ा है, तो बहुत बड़ा अमाउंट बढ़ाया गया है। पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा, मतलब खर्चा किया जाएगा एकदम से, है ना? जो रेगुलर खर्चा नहीं हो रहा वो नहीं है, एकदम से खर्चा किया जाएगा, वो वाला खर्चा है ये पूंजीगत व्यय। ये बढ़ी हुई जो राशि है ना, ये मतलब कितना परसेंट बढ़ा है, ये पूछ सकता है। 65%। और जीएसडीपी की वृद्धि दर है ये 12.56, मैंने पहले बता भी दी थी आपको। 12.56 और 65.94। मेजर मिनरल ब्लॉक का है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है। कारण उसका ये है कि सुजस में बार बार आ रहा है। उसके अलावा कल परसों भी न्यूज़पेपर में आ गया, उड़ीसा में कोई मीटिंग हुई थी खनन को लेकर के, तो टी रविकांत सचिव है, उसको अवार्ड दिया गया था इसके लिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चन ये पूछेगा कि 2015 से लेकर के उन्होंने जो डेटा लिखा है ना सुजस में, वो डेटा डायरेक्ट उठाएगा। 2015 से लेकर अभी तक सभी राज्यों में मिनरल ब्लॉक की नीलामी हुई है, उसमें राजस्थान टॉप पर रहा है। जो आपके सुजस में लिखा हुआ था, कितना है शायद याद नहीं आ रहा डेटा मेरे को, वो डेटा याद करना है। उसके अलावा दूसरा डेटा ये है कि एक वित्त वर्ष में, मतलब अप्रैल के बाद में जितनी नीलामी हुई है ना, उनमें शायद संख्या अभी तक 32 पहुंची है। यहाँ पर देखिए 31 लिखी हुई है ना, वैसे 32 है शायद, है ना? तो उसमें पूछ सकता है कि कितनी है या कौन सा स्थान रहा। बस ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे। समझ में आ गया ना? ये ब्लॉक वाले पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा स्थान था, पहला स्थान था नीलामी में। दूसरा ये पूछेगा कि एक वित्त वर्ष में अधिकतम, हाँ अधिकतम है, कितने हैं? 32 है अभी तक तो,
और संख्या जैसे जैसे अपडेट होती जा रही है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक। और सुजस में आपने देखा होगा कि 2015 से लेकर के अब तक का दिया हुआ है, तो वो आपको दिमाग में रखना है, ठीक। उसके बाद में ये देखो, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, देखो दो स्कीम आएगी, एक तो है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, एक है पन्नादया दुग्ध योजना। अमृत आहार वाली है ना, तो ये तो है आंगनबाड़ियों के लिए, जो आंगनबाड़ी में 3 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ना, है ना, सॉरी 6 वर्ष तक के, 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, उनको आंगनबाड़ी में दूध पिलाने के लिए 3 दिन दूध मिलेगा उनको, और उसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करिए। उस स्कीम का नाम है ये मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। आपको केवल ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आंगनबाड़ी से लिंक है ये, ऐसे है, अमृत है, आंगनबाड़ी है। और पन्नादया दुग्ध योजना है, ये है कक्षा 1 से 8वीं तक के, जिनको सप्ताह में 6 दिन दूध मिलेगा, सोमवार से शनिवार। इनमें कंफ्यूज मत होना दोनों में, है ना, पन्नादया दुग्ध योजना और अमृत आहार योजना में। क्वेश्चन इतना ही पूछेगा जो यहाँ लिखा हुआ है, बस खत्म है फिर। उसके बाद देखो, दुर्लभ बीमारी है ना, ये इन्होंने देखो खुद ने स्टेटमेंट बना के लिखे हुए हैं। इसका मतलब उसको जोर नहीं आएगा बनाने वाले को, क्वेश्चन बनाने वाले को, तो डायरेक्ट उठाएगा यहाँ से। कैसे उठाएगा? क्या हुआ कि राष्ट्रीय जो दुर्लभ बीमारी के लिए नीति बनी थी 2021 में, या तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा, दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021, तो देखो यहाँ लिखी हुई है, के तहत सूचीबद्ध बीमारियों को सम्मिलित किया गया है। कौन सी सूचीबद्ध है वो नीति में लिखा हुआ है। उनमें से जाओ कौन कौन क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, वो योजना की पात्रता यहाँ लिखी हुई है। 18 वर्ष से कम, आयु 18 से कम होनी चाहिए। दूसरी बात, माता पिता और पालनकर्ता के लिए आय की कोई सीमा लागू नहीं है, ये लिखा हुआ आएगा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट ऐसा पूछ लेगा कि राजस्थान का मूल निवासी हो, हाँ हो, और 3 वर्ष से अधिक समय से यहाँ आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। में बीजेपी की अपनी सरकार है, किसी दूसरी सरकार है। मुंबई की जो पुलिस है उसे कौन मैनेज कर सकता है? आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, अब आ रही है। अभी आ रही है। कितना टाइम हो अभी गया आ रही start सर, हुए? बीच में गायब हो गई। कहाँ से गायब हुआ? दुर्लभ दुर्लभ बीमारी से। पात्रता से स्टार्ट तो आप करते एक हैं। बार हाँ में हाँ बोलते तो रागरो थोड़ा बहुत। सर बोल रहे थे, आवाज नहीं पहुंच रही थी आपके पास। सारे बोल रहे थे। एक बाद में बोले, बाद में तो पता लगी गया। दुर्लभ बीमारी वाला नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछेगा वो, स्टेटमेंट यहाँ पर बन रहे हैं इस स्कीम में, ठीक है। एक जना बोलता रहो हाँ में हाँ, एक बोल दो, यस सर। ठीक है ना। अब आप ही बोलना जिसने बोला है अभी। ठीक, ये हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है लाडो प्रोत्साहन योजना। ये क्या हुआ था कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के नाम से एक स्कीम आई थी 1 जून 2016 को, बीजेपी गवर्नमेंट की स्कीम थी ये, 1 जून 2016 को, ठीक। उसका यस नाम सर। चेंज करके लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया। 14 दिसंबर 2024 से उदयपुर में इसका शुभारंभ हुआ था, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, इसमें 7 किस्तों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, 1 लाख रुपए बालिका को, ठीक। अब वो पैसा कैसे याद रखना, जैसे 1 लाख रुपए तो हो गया देना है, 1 लाख आधा कर दो, 50,000 रुपए का लास्ट किस्त 50,000 रुपए है। उसका आधा करोगे तो 25,000 हो जाएगा। उसका आधा करोगे तो 12.5 हो रहा है, 12.5 को बोलो 11 पे आओ, 11 हो गया। उसका आधा 10 का, मतलब उसको 10 कर लो, 5, है ना, ऐसे करके याद कर लेना। 5 का आधा 2.5 और बीच में 4 है ये, मतलब इसको कैसे भी आप सेट कर लेना, याद होना चाहिए ये। 50, 25, 11, 5,000, 4,000, 2500, 2500, ये अंदर जाके क्वेश्चन पूछेगा इसमें, ठीक है ना।
तो आपको ये सातों किस्तें पता होनी चाहिए और 5 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। स्कीम का पहले नाम क्या था? मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। और शुभारंभ कहां से हुआ? 14 दिसंबर 24 में उदयपुर से। अब आप एक बात वो याद रखना, 13 दिसंबर को गवर्नमेंट का गठन होता है, 15 दिसंबर को ये बनते हैं और 17 दिसंबर को एक सम्मेलन हुआ था दादिया गांव में, मोदी भी आया था यहाँ पे। तो ये सारी डेटें आपको याद रखना है। कोई कुछ यहाँ पर क्वेश्चन बनाएगा वो 13, 15 कुछ दिसंबर की डेट और कुछ को शुभारंभ पूछे ना, तो वो आंसर आप उसमें रिस्क ले सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि साल या तो गवर्नमेंट का 1 साल पूरा हुआ है, कुछ कोई ऐसा स्कीम आ जाए आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है और दिसंबर ऑप्शन में, तो उसको आप पहली प्रायोरिटी में रखना, ठीक है ना? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें देखो पहला है राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार। ये सलूम्बर और डूंगरपुर को मिला था। जो सलूम्बर को मिला था ना, वो सुगम्य भारत अभियान के लिए मिला था दिव्यांग में, और डूंगरपुर वाला मिला था नो वन लेफ्ट बिहाइंड। हाँ, नो लेफ्ट बिहाइंड वाला, उसके लिए मिला था, ठीक। उसके बाद में है ये वर्तमान में स्थानीय भाषा में बाल वाटिका में शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें 2 जिले हैं, सिरोही और डूंगरपुर, जिनके ऊपर पायलट कार्यक्रम के तहत यहाँ से स्टार्ट किया गया, बाद में 2026 में 25 जिलों में संचालित किया जाएगा। ये फैक्ट थोड़ा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में शिला असोपा, ये जल संरक्षण जागरूकता क्षेत्र। कई बार क्या होता है ना, डेजर्ट या कोई जल संरक्षण, इनसे संबंधित स्कीम आपसे पूछने का ज्यादा चांस होता है, फेवरेट टॉपिक होता है, या कोई महिला, ठीक। तो यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। जल संरक्षण और जागरूकता क्षेत्र में क्या हुआ? लास्ट ईयर शायद इनको सम्मानित किया गया था ना, बेस्ट टीचर के लिए। हाँ, ठीक है, शिला असोपा। अगला है खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन, ये सवाई माधोपुर में। टेक्नोलॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, कृषि वाला, वहां से कुछ पूछ ले तो सवाई माधोपुर में है ये। फिर देखो, जहां पर भी आप क्रोनोलॉजी पढ़ो ना, जहां जहां पर पहला वर्ड आ रहा है ना, जैसे ईओ में जो पेपर हुआ था ना, उसमें टफ क्वेश्चन पूछे थे करंट की, लेकिन आप जब उसमें ऑब्जर्व करोगे, वहां पर पहला ये बहुत सारे क्वेश्चन पहली चीज पर पूछे जो पहली बार हुई हो। इसलिए क्रोनो आप वापस पढ़ो ना अभी रिवीजन में, जल्दी जल्दी एक बार हेडिंग देख लेना, जहां पहला वर्ड है ना उस पर थोड़ा गौर ध्यान रखना, चाहे स्पोर्ट्स में या ओवरऑल। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, राजस्थान में दुनिया का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय खोलेगा रानपुर कोटा में, जिसका नाम होगा जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय। समझ में आ गया? ये पूछ सकता है। उसके बाद देखो नो नीति आई थी, ठीक। नीतियां आपको याद नहीं हो रही, कोई टेंशन की बात नहीं, अंदर वो स्टेटमेंट बना के नहीं पूछेगा क्योंकि अभी आई है ये, ठीक है ना। या तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी नीति अभी आई है, तो आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ ये आई है, ये नहीं आई है, ठीक। कुछ 1-2 में कुछ 2-4 पॉइंट है जो याद रखने वाले, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके अलावा एक नीति ये थी, AVGX अक्षार नीति। अब ये क्या हो रहा है, इसके नाम से क्लियर नहीं हो रहा है ये किससे रिलेटेड है, तो इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे। ऑब्जेक्टिव क्या है ये याद रखना है, और इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में, ये फुल फॉर्म याद रखना है इसकी, और इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना। बाकी आपको 9 नीतियां याद नहीं हो रही, कोई बात नहीं भाई, वो 83 दी, पुनर्वर्ण कर दिया, वो छोड़ो आप अभी, ठीक। केवल ऑब्जेक्टिव याद रखो हर नीति का। ऑब्जेक्टिव आधे का तो नाम से क्लियर हो रहा है, इसका नाम से क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए इस पर क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांस है। इसमें फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके ऊपर देखो 61वां क्वेश्चन क्या है, 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अब देखो 2 टाइप के फिल्म फेस्टिवल होते हैं, राजस्थान इंटरनेशनल है ये, एक होता है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, एक तो होता है रफ RFF, ये है RIF, इंटरनेशनल लेवल का है। ये होगा अभी 2025 में फरवरी में, एग्जाम वाले टाइम पर होगा ये। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये कहाँ होगा? जोधपुर में होगा। इसकी थीम क्या है? ए पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सीमा राठौर। ये 2 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं, ठीक। दोनों में कंफ्यूज मत होना, एक है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जो हो गया है, ये होगा इंटरनेशनल फिल्म वाला, ठीक। बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर फतेह प्रकाश महल में मां मीरा महोत्सव मनाया जाएगा। इसकी जयंती का ये 525वीं जयंती, और बिरसा मुंडा की याद रखना 150वीं जयंती, और अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती, ठीक। जयंतियां याद रखना, ये 525वीं, अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं, बिरसा मुंडा की 150वीं, और बस इतना ही है जयंती में, तो और कोई ज्यादा है नहीं इतना, ठीक। उसके अलावा बेंगलुरु में आयोजित सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले संस्कार शाश्वत, इन्होंने शायद पिछले 70 सालों में ये कोई अवार्ड नहीं जीता इसमें बैडमिंटन में, शायद यहाँ का राजस्थान का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। संस्कार शाश्वत का संबंध कौन से खेल से है? 77 इयर्स में पहली बार जीता है, इसलिए पहली बार इम्पोर्टेंट जीता है, तो ये जोधपुर के हैं, संस्कार शाश्वत सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक। उसके बाद है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब देखो इको सर्वे में तीन वो लिखी हुई थी, औद्योगिक क्षेत्र,
एक तो देखो ये याद रखना, आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूछे ना तो आंसर करना है कहाँ खुलेगा, तिवरी जोधपुर में। किसके सहयोग से? जर्मन कंपनी है अल्बेट्रोस के सहयोग से। ठीक, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड लोक कला पुरस्कार में। एक है रूप सिंह शेखावत को भवाई लोक नृत्य के लिए। दूसरा है गणपत सकाराव मास्को, भाई उसकी सकल, सकाराव मतलब सकल, रूप समझ जाना आप है ना, रूप की शकल ऐसे करके याद कर लो, दोनों याद हो जाएगा। ऊपर कोमल है ही। ठीक, उसके बाद देखो कर्म भूमि से मातृभूमि। अब ये क्या, ये नाम से क्लियर नहीं हो रहा है कि ये क्या मामला है। तो आपको इतना याद रखना कि प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए जो प्रवासी है ना, उसको इसमें मतलब भागीदार बनाया जा रहा है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना, इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करना और प्रवासियों को लेकर। ठीक, और भूजल स्तर की गिरावट, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अब देखो सौर ऊर्जा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं मैं। देखो सौर ऊर्जा में या तो पूछेगा सोलर एनर्जी में कौन सी पोजीशन राजस्थान की, तो फर्स्ट पोजीशन है, ये तो क्लियर हो गया। वैसे पूछे मतलब ओवरऑल पूछे ना अक्षय ऊर्जा में, तो सेकंड पोजीशन है, देखो यहाँ लिखा हुआ है सेकंड हाईएस्ट अचीवमेंट स्टेट। और सोलर में पूछे तो फर्स्ट हो गया। ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। अब राजस्थान ने ये अवार्ड कहाँ मिला? ये अवार्ड मिला नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक एक्सपो हुआ था, री इन्वेस्ट कहाँ हुआ था? गांधीनगर गुजरात में। वहां ये अवार्ड दिया गया, देखो दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ क्या हुआ, पूरे भारत ने 200 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य प्राप्त किया, जो आपकी सुजस में दिखा हुआ है, बहुत बड़ा आया था, आधे पेज में आया था। 200 गीगावाट का टारगेट अपन ने पूरा कर लिया, पूरे भारत ने कर लिया है। याद रखना, पूरे भारत ने कितना कर लिया? 200 गीगावाट का टारगेट अपना 2030 तक का 500 है, जिसमें 200 प्राप्त कर लिया, जिसमें राजस्थान का 29 पॉइंट कुछ परसेंटेज हिस्सा है गीगावाट। ठीक, उसके बाद गुजरात का है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो पोजीशन पूछ लेगा, या ये 200 गीगावाट का कर लिया कि हाँ कर लिया टारगेट भारत ने पूरा। राजस्थान का कितना था? 29 पॉइंट, वो डेटा वहां से उठाएगा 29 पॉइंट वाला, याद रखना। उसके अलावा अभी जो 9 नीतियां आई थी ना, उनमें एक नीति आई थी अक्षय ऊर्जा नीति करके। उस नीति में स्वच्छ ऊर्जा क्या नीति थी नाम, जो भी नीति थी, उसके टारगेट 125 गीगावाट है। वो पूछेगा अब आपसे, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट थी ना, उसका टारगेट वो था कौन सा वाला जो अपन ने पढ़ा था 90 गीगावाट, बार बार पढ़ते, वो नहीं पूछेगा उसको। एक बंदे का किसी का आया था कमेंट की कंफ्यूज हो रहा है ना, वो 90 गीगावाट उनका टारगेट था उस गवर्नमेंट का, जो अक्षय ऊर्जा नीति आई थी पहली वाली। इनका टारगेट 125 गीगावाट का है। जो क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें 90 तो है किसका? 90 25 और 10। 90 25 10। 90 किसका है? सोलर का। 25 किसका है? पवन और हाइब्रिड वाला, और 10 हाइड्रो का। बस ये याद रखना। अब देखो ये बहुत बार बार न्यूज में आ रहा है, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा अभी। और एक बात और है, जो लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है ना आरपीसी करंट में, वो वापस रिपीट नहीं करता है। ठीक, अब जो अपन को मिलेंगे ना क्वेश्चन, वो कौन कौन से मिल रहे हैं, वही मैंने इसमें अपलोड करने की कोशिश की है। देखो 22 अक्टूबर को ये एक एमओयू हुआ है, किस देश के साथ में हो, या तो देश का नाम पूछ लेगा यूएई, या इस निवेश मंत्री का नाम बार बार आ रहा है मोहम्मद हसन अल सुवेद, मतलब उसको स्वाद है यहाँ पर अपने इन्वेस्ट करने के लिए। वो कितने गीगावाट का है? 60 गीगावाट का। या तो ये 60 गीगावाट वाला पूछ लेगा बात, या इस बंदे का नाम पूछ लेगा, या ये एमओयू मतलब किन किन के बीच में, यूएई और राजस्थान सरकार के बीच में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश में ऐतिहासिक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए 60 गीगावाट। ठीक, उसके बाद देखो 18वीं लोकसभा पर क्वेश्चन आना पक्का है, कंफर्म क्वेश्चन आएगा। 18वीं लोकसभा पर आएगा, 16वीं विधानसभा पर आएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा वो अपन को खोजना है। 18वीं लोकसभा पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये बनेगा प्रोटेम स्पीकर कौन था? बृहत्तरी मेहताब, एक तो ये बन गया। महिला सांसदों की संख्या 75 होगी, पहले 76 थी। उसके बाद 2 जगह लोकसभा में सीट पर उपचुनाव हुए, एक वायनाड में हुआ और एक नांदेड़ में हुआ। वायनाड में प्रियंका गांधी जीती, उसके बाद में सीटें होगी 75, 75। तो आपको ये 75 याद रखनी है। परसेंटेज में भी लिखी हुई आ सकती है कि टोटल कुल सदन की, तो आप निकाल लेना 543 का 75 कितना परसेंट होता है वो हुआ, फिर आपको कंफ्यूज करे तो ऐसे है ना। उसके बाद में 25 सांसद यहाँ से गए, जिनमें महिला सांसदों की संख्या 3, मंजू शर्मा, महिमा कुमारी मेवाड़ और संजना जाटव, तीनों के नाम। उसके बाद 10 राज्यसभा सांसद है, उनमें महिला सांसद है सोनिया गांधी। तीन का चुनाव एक साथ हुआ था, उसके बाद एक और हो गया जो पूछ लिया इन्होंने। ठीक, अब 18वीं लोकसभा के चुनाव कितनी चरण में हुए? 7 चरण में, ये क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। ठीक, अगला टारगेट करेगा राजस्थान में कितने चरण में हुआ? 2 चरण में। ठीक, और अभी लेटेस्ट उपचुनाव कहाँ हुए? 7 जगह हुए, वो पता ही आपको जगह कौन कौन सी थी। उसके बाद में देखो ऊपर फैक्ट और लिखा हुआ है, 16वीं विधानसभा महिला एमएलए। पहले तो ये याद रखना है 7 जगह उपचुनाव हुए,
उसके बाद में ये याद रखना है कि पहले जो चुनाव हुए थे ना विधानसभा के, जो कोर विधानसभा के चुनाव हुए थे, वो 199 सीट पर हुए थे, 200 पर नहीं हुए। उसके बाद में अब जो एमएलए की संख्या है ना, महिला एमएलए की संख्या, वो 21 है, 21। पहले 20 थी, एक शकुंतला मीणा है ऐसे करके उन्होंने चुनाव जीता, ठीक है, सलूम्बर से। उसके बाद इनकी संख्या हो गई 21। एससी का है 7, एसटी का है 3 महिला। ये संख्या पूछता है एससी एसटी, अभी पूछी नहीं है, तो अपने वाले में ही है इसका नंबर 7 और 3, ये याद रखनी है। और 21 टोटल महिला होगी, जिसमें बीजेपी की पहले दोनों 9 थी, बीजेपी की संख्या बढ़ गई तो 10 और 9 हो गई है। 2 निर्दलीय, निर्दलीय का नाम याद रखना, प्रियंका चौधरी बाड़मेर से, रितु बनावत है वो भरतपुर बयाना से। आगे लिखा हुआ है, थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछेगा तो ये एससी एसटी का पूछ सकता है। उसके बाद में शिवसेना की जो सीट है वो 2 होगी, बीएपी की होगी 4 और निर्दलीय होगी 8। अब याद रखना निर्दलीय की संख्या 8 हुई है ना, प्रथम विधानसभा में संख्या थी 35 निर्दलियों की, जो पूछा नहीं है अभी तक क्वेश्चन, 35। अभी संख्या हो गई है 8, घट रही है संख्या, मतलब लगातार नहीं घट रही, ऐसा नहीं करना है, मतलब अभी 8 हो गई है, पहले 35 थी। प्रथम विधानसभा की संख्या पूछे, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी राम राज्य परिषद थी, जिसकी संख्या थी 24। और सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पहली प्रथम विधानसभा में, जिनकी संख्या थी 82, ठीक। और जो राज्य पार्टी का दर्जा है ना, वो अभी 2 पार्टियों को ही है, एक तो है भारतीय आदिवासी पार्टी और एक आरएलपी, ठीक। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ और इनके याद रखना भर्तृहरि मेहता। उसके बाद में ये मैंने लिख दिया शिवसेना, पहले बसपा था जो उधर, वो मर्ज हो गए तो ये बसपा नाम आ जाएगा, बसपा या ये शिवसेना, ठीक, दोनों में से। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया, कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया विधानसभा में, तो 5। शिवसेना के पहले वो बसपा ही चुनाव लड़ रही थी यहाँ पर, तो 5 ये आंसर कर देना, पूछ लिया वैसे क्वेश्चन में। फिर है ये 9वां आयुर्वेद दिवस, हर साल आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं, जिसमें से जो इस बार कौन सा मनाया गया, तो ये नंबर पूछ सकता है 9वां, जिसमें से राजस्थान के 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक का वर्चुअल शिलान्यास हुआ है। तो ये संख्या याद रखना 8, ये सुजस में दी हुई थी, जो मंथली सुजस आती है ना उसमें दिया हुआ है, जिसकी थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। अगला है एनएच में, मतलब एनएच में कौन सी पोजीशन है, भारत की तो 3री पोजीशन है एनएच, और 8 भारतमाला कॉरिडोर, ये कोई नहीं पूछेगा। रेल में देखो 2री पोजीशन, रेल में 2 वर्ड है तो दूसरा, ऐसे याद कर लेना। अर्थुना मंदिर है, ये बांसवाड़ा में है, ये क्या सुजस में दिखा हुआ था, तो कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट। अर्थुना मंदिर, मांडलिक मंडलेश्वर महादेव मंदिर बांसवाड़ा, और 64 योगिनी का मंदिर बांसवाड़ा में, तीनों मंदिर के बारे में। सर हाँ सर, ये क्या ना, जो हाईवे है ना, इस पर 8 और 9 का कोई कंफ्यूजन चल रहा है कि मतलब जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने 9 घोषित करे हैं क्या बजट के क्वेश्चन बताओ, अंदर आप उनको। क्वेश्चन बोलो, हाँ सर, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, किसी राजस्थान गवर्नमेंट का जो बजट आया था ना, उसमें उसने 9 घोषित करे थे एनएच। 9 करें, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस आगे आएंगे, अभी आ रहे हैं, अच्छा, 1 मिनट बताऊंगा, रुको। ये एनएच में याद रखना 3री पोजीशन है, एनएच 3री, रेल में 2री, बस 2 ही फैक्ट याद रखने यहाँ पर। अर्थुना मंदिर बांसवाड़ा, ओके। उसके बाद है पशुपालन, पशुपालन पे इसलिए ज्यादा गौर किया जा रहा है क्योंकि आपके साइंस में भी लिखा हुआ है वर्ड पशुधन वाला। तो देखो पशुपालन विकास कोष का गठन किया 250 करोड़ का, 250 करोड़। इसमें देखो एक ये लिखा हुआ है, दुधारू पशुओं के उन्नत नस्ल विकास से आवारा नर गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के तहत दी जा रही अनुदान राशि को 50% से बढ़ा करके 75% कर दिया है। ये क्या तो टेक्निकल चीज है, तो इसलिए पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है ना। ये अनुदान राशि कितनी बढ़ाई है और कितने कोष का गठन, तो ये 250 करोड़ का हो गया, ठीक। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है माइस, माइस की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये क्वेश्चन मेंस में आया था, मेंस में तय लिखा हुआ था MIC, फिर इसको छोड़ दिया खाली आगे। तो इसमें इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, टूरिज्म हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाने की घोषणा करता हूँ, ठीक है, की थी। फिर देखो अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, यहाँ क्या, अब देखो हमने ये पूरा पढ़ा, क्या बजट पढ़ा पूरा, बजट में जो फैक्ट लगे ना इंपोर्टेंट, वो यहाँ से स्टार्ट किए, जहां पर क्वेश्चन नहीं पूछा, जो पूछ लिया वो रिपीट नहीं करेगा, जो जहां पर रिपीट नहीं किया ना, वो इतनी चीज बची थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फैक्ट थे, जो मतलब उन्होंने अभी अनछुए हैं, मतलब यहाँ पर चांस है क्वेश्चन बनने का, ठीक। तो ये देखो अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में आई स्टार्ट फंड के तहत 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग सुविधा उपलब्ध करवाया जाना, या तो ये पूछ लेगा, ठीक।
या ये पूछ लेगा कि स्टार्टअप्स को इक्विटी फंडिंग के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिए जाने के लिए 100 करोड़ रुपए में फंड ऑफ फंड्स बनाया जाना प्रस्तावित है। 100 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। फिर है स्टार्टअप को विभिन्न विभागों में सीधे वर्क ऑर्डर दिए जाने की प्रक्रिया को सरलीकरण कर आई स्टार्ट फंड के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए का राशि कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। तो ये ऊपर नीचे दे सकता है, मतलब है ना। तो इन तीनों को आप लिंक कर लेना। अटल वाला है 10 करोड़ का, और ये फाइनेंशियल सपोर्ट का के लिए 100 करोड़ का फंड ऑफ फंड बनाया जाएगा। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे जो नीति आई थी ना 5 जून 2023 को, फॉरेस्ट पॉलिसी मान लो एक तरह से, वो उसमें बोला गया था कि अगले 20 वर्षों में 20% की वृद्धि की जाएगी। समझ गए कॉन्सेप्ट को। लेकिन यहाँ ये लिखा हुआ है, वो तो है ही है, उसको तो अलग रखो। इसमें ये बोला है कि 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। तो ये पूछ सकता है कि कब तक और कितना हेक्टेयर। समझ में आ गया? 20,000 हेक्टेयर करना 2028 तक। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, क्या नाम है इसका, जालाना जयपुर में 40 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, दो ही चीज होती है, उनका ट्रेनिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुलेगा जालाना। ठीक। उसके बाद देखो श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, ये पूछ सकता है कि कौन सी जगह ये नहीं है, कौन सा इनमें से नहीं है। याद कैसे करोगे? धर्मपुरा बाड़मेर 1, माल की तूस उदयपुर, वरकाना पाली और नैनवा बूंदी। याद कर लेना अपनी ट्रिक से कुछ भी करके, लेकिन ये याद होना चाहिए। धर्मपुरा बाड़मेर, बाल की तूस उदयपुर, वरकाना पाली और नैनवा बूंदी। नैनू राम जैसे बूंदी से दे तो नैनवा बूंदी हो जाएगा। वरकाना पाली वर कर लेना आप, है ना। माल की तूस माल उदयपुर, धर्मपुरा बाड़मेर कर लोगे ना यार, ये इंपॉर्टेंट है। श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र लिखा हुआ आएगा, इनमें कौन सा नहीं है ऐसे देगा ऑप्शन में। फिर है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो अभी ये बोल रहे थे। अब यहाँ पर 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे घोषित किए गए हैं किसमें, बजट में। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि कितने किए गए, पहले तो संख्या पूछ लेगा, तो संख्या शायद पूछ ली है अभी, तो उस पर नहीं जाएगा। अगला टारगेट रहेगा ये कितने किलोमीटर का है, तो 2750 किलोमीटर का है। तो एग्जिट तो ये शायद 2756 है वेबसाइट पे, तो शायद 56 छोड़ना, जो लिखा हुआ है बजट में लिखा हुआ है ना, देखो से अधिक इन्होंने देखो बच गए नहीं, प्रदेश में प्रथम बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई, अधिक की मतलब कितनी भी हो सकती है वो। जी सर। ठीक। तो अभी एक बार इतने याद रखो 2750 ऐसा कुछ लिखा, वहां पर भी यही लाइन लिखी हुई आएगी एग्जैक्ट। ठीक है ना, ये लंबाई याद रखनी है। सबसे बड़ा है वो जालोर झालावाड़, सबसे लंबा ग्रीनफील्ड होगा 402 किलोमीटर का, सबसे छोटा ही कोटपुतली किशनगढ़। ये तो अपन ने बना लिया क्वेश्चन, वैसे कोई चांस नहीं है ऐसे, पर याद रखो थोड़ा माइंड में कि जालोर झालावाड़ का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड होगा 402। ठीक। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है कि परंपरागत स्रोतों में 31-32 तक, अभी तक देखो अपन ने एक तो 125 गीगावाट वाला पढ़ा जो आपको याद ही हो गया, 90-25-10, 90-25-10, ये याद करना। इसमें ये पूछेगा, ये अभी पूछा नहीं है क्वेश्चन, फ्रेश एकदम। क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2031-32 तक परंपरागत स्रोतों से, जो पहले वाले कोयला वाले हैं, उसमें तो हो गया 20,500 मेगावाट का है, 20,500। इसमें पूछेगा अक्षय ऊर्जा में है 33,600, ये टोटल है 33,600 मेगावाट, लगभग 33.6 गीगावाट हो गया एक तरह से। 22,200 है सोलर का, पवन का है 8,100 और हाइड्रो का है 3,300। ठीक। याद कैसे करोगे, देखो इसमें 100, 200, 300 ही लिखा हुआ है आगे वाला, तो 100, 200, 300, तो कोई 400, 500, 600 ऐसा ऑप्शन है तो वो तो काट देना सीधा। ठीक। उसके बाद में जब आप इसमें गौर करोगे तो यहाँ तो लिखा हुआ है 33 सबसे पहले, तो उसके बाद लिखा है 22, और 8 और 3 को जोड़ोगे तो 11 आएगा, तो 11, 22, 33, 11 दूना 22, 11 तीन 33, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। फिर याद आ जाएगा वहां ऑप्शन से, समझ गए? 33, 22, 11 हो गया। इंपॉर्टेंट है 31, 32, 33,600। आवाज आ रही है ना? यस यस सर। सर। ठीक है। अब देखो जीएसटीपी में पर्यटन की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी है वो 5.6% है। ये 5.6 वाला डेटा पूछ सकता है। ठीक है जी। ये यूएन का 2024 का इंटरनेशनल कॉमन ईयर घोषित किया, ये तो नहीं पूछेगा, वैसे पूछ लिया। 25 का याद रखना, सहकारिता वर्ष है, लिख लो इसको, सहकारिता वर्ष घोषित किया गया 2025 का। ऊंट महोत्सव है ये 10 से 12 जनवरी। पहला मतलब जो कॉन्फ्रेंस है ना वो नई दिल्ली से शुरू होगी, ये भी ध्यान रखना। हाँ, नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होगी सहकारिता वाली, और सहकारिता जो ईयर है वो घोषित किया गया 2025 को। और कैमल वाला है, देखो इसमें जो राशि है ना, नवजात जो ऊंट होगा ना, उसके लिए जो राशि है ना, सहायता राशि 10,000 से बढ़ा करके 20,000 कर दी है। ठीक। और ये उष्ट विकास संरक्षण के लिए, ये पूछ लिया क्वेश्चन, वैसे चांस कम है, लेकिन ये इंटरनेशनल ईयर है, अपन ऊंट का संबंध है, इसलिए पूछ सकता है वापस। फिर देखो
ये है 56 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, ये जो जहां जहां स्थान है ना, जैसे श्रीनगर 1, चंडीगढ़ 2, नई दिल्ली 3, आगरा, ग्वालियर, झांसी, नागपुर, हैदराबाद, है ना, और बेंगलोर, उसके अलावा मदुरई और ये कन्याकुमारी। ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा शहर इसके ऊपर नहीं है या है। इधर वाले में क्या पूछेगा, पोरबंदर हो गया, राजकोट हो गया, उसके अलावा ये कांडला हो गया, शायद कांडला नहीं है, उसके बाद कोटा है, झांसी है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, और लखनऊ है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, और सिलचर है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा इस पर नहीं है। दोनों बार क्वेश्चन पूछा है, 21 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है। या तो ये पूछ लेगा, या ऐसे पूछेगा भारत में कुल औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे 11। ये आपको मैंने इंडिया इको सर्वे में बताया था, 11 संख्या है औद्योगिक गलियारे। याद नहीं रहे तो ठीक है, लेकिन एक बार देख लेना जरूर, उसमें पढ़ तो लेना। कई बार क्या होता है, ऑप्शन से दिख जाता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सुना हुआ ही नहीं था। ऐसे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है, याद कैसे करोगे, 145, उल्टा पढ़ो, 145 146, 2 डिजिट लिखा हुआ है, 145 146। सड़क घनत्व कितना है, 165। ये अपने वाले में लिखा हुआ है इको सर्वे में, 165.24। और भारतमाला परियोजना है ना, वो उसका प्रथम चरण में एनएच की जो कुल लंबाई है ना, वो इतने बनाए जाएंगे, 34,800 कुछ ऐसा डिजिट है। परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो बार बार पूछता है, कई बार ऑप्शन में आ जाए तो एलिमिनेशन से भी काम आता है। काकरापारा है गुजरात, कैगा है कर्नाटक, कलपक्कम कुड़नकुलम है तमिलनाडु, नरेरा उत्तर प्रदेश, तारापुर और महाराष्ट्र, रावतवाड़ा राजस्थान। अब ये देखो, यहाँ पर ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, उसकी लंबाई है 1337, 13 और 5 मतलब 13 और 15 एक छोड़ के। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1504। भारत के जापान ईस्ट में है वेस्ट में है? ईस्ट में। ईस्ट में है ना, तो उसका उल्टा कर देना इधर, मतलब ऐसे ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। ठीक, क्या हो गया, फिर देखो उसके बाद में है पीएम गति शक्ति के तहत कार्यान्वित किए जाने वाले 3 आर्थिक गलियारे। ये पूछ सकता है, ये मेंस में पूछा था इन्होंने क्वेश्चन। पहला है ऊर्जा खनिज सीमेंट गलियारा 1, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा 2, उच्च यातायात घनत्व गलियारा 3। तो ऊर्जा वाला, बंदरगाह वाला और उच्च यातायात घनत्व गलियारा, ये तीनों पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। एक तो बंदरगाह वाला है, दूसरा है उच्च यातायात घनत्व गलियारा, और तीसरा है ऊर्जा खनिज सीमेंट गलियारा। ठीक, उसके बाद में है ये देखो झीलें। झील एक तो 5 झील याद रखनी है, ग्रेट लेक बोलते हैं इनको। सुपीरियर झील एक, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मिशिगन झील, हुरन झील, ईरी झील और ओंटेरियो झील। इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी सभी झीलें हैं ना, वो दोनों के बॉर्डर पर है, कनाडा और यूएस, मतलब दोनों में मिलेगी आपको। मिशिगन है वो केवल यूएसए में मिलेगी। ट्रिक है इसकी होम्स, है ना। सर इसका सीक्वेंस भी तो पूछ लेता है कई बार। सीक्वेंस याद करोगे तो इसको ऐसे याद करना, जो होम्स लिखा है ना, इसमें एक छोड़ के एक, पूर्व से पश्चिम पूछता है इसमें, पूर्व जी से सर। पश्चिम पूछता है, तो एक छोड़ के एक आएगा वो, फिर आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जी सर। वही ऑर्डर निकलेगा पूर्व से पश्चिम वाला, एक छोड़ के एक देखोगे तो। विनिपेग झील है वो कनाडा की सबसे बड़ी झील है, ये पता होना चाहिए। कैस्पियन सागर के चारों ओर की जो कंट्री है ना, उनका नाम है, ये नाम लिखा है, ये भूल जाओ, ये ट्रिक याद रखो तारीख। टी मतलब तुर्कमेनिस्तान, ए मतलब अजरबैजान, आर मतलब रूस, आई मतलब ईरान, और के मतलब कजाकिस्तान। विक्टोरिया झील है ना, वो केन्या, युगांडा, तंजानिया। कई बार क्या होता है ना, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा, क्योंकि झील लिखा हुआ है डायरेक्ट, और फेमस झील पूछता है। या इजी क्वेश्चन बनाएगा तो वो सीधा सीधा आपको दिख जाएगा, टफ बनाएगा तो वो एक स्टेटमेंट जरूर ऐसा देगा, है ना, तो उससे आइडिया लग जाएगा। ठीक, टांगानिका झील है जो तंजानिया, जाम्बिया, जेरे में। मलावी झील है मलावी और मोजाम्बिक में। ठीक है, ये हर कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी के नाम लिखे हैं, जो आप देख लेना, एवरेस्ट, माउंट एलब्रूस, मैकिनले, अकानकागुआ, किलिमंजारो। ये डायरेक्ट रटना है, इसमें कुछ भी। एटलस वाले में देखो, या तो जो एटलस है ना, ये लिखा हुआ है एटलस पर्वत श्रृंखला, इसकी लोकेशन पूछेगा, ये अफ्रीका में किस साइड में है, उत्तर पश्चिमी साइड में है। एक तो ये याद रखना। क्यून, ये कुल्लुन सुन, अलाइसान, तलाइसान, जो भी सान वर्ड आ जाए ना आगे, सान, अल्ताइसान, मुल्ताइसान, जो भी सान वर्ड है वो चाइना का है, चाइना से मतलब कोई लिंक मिलेगा उसको। उसके अलावा हिमालय का पता है, यूराल हो गई, स्कैंडिनेवियन होगी, अपलेशियन होगी। अपलेशियन कुछ ऐसा वर्ड है तो यूएसए करना है। रॉकी पर्वतमाला और एंडीज, इसमें आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, या एक ऐसा स्टेटमेंट जरूर देगा जो मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस चीज में है, कहाँ पर है।
बाकी जो मैंने ग्रुप में अपलोड किए ना वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली, उसमें अगर वो नहीं है ना कोई स्थान, इसका मतलब वो क्वेश्चन फिर किसी को नहीं आ रहा है, मतलब एवरेज स्टूडेंट को नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, छोड़ सकते हो उसको, ठीक है ना। उसके बाद में ये देखो मेजर ध्यानचंद है ना, इस पे क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि इसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब इस पर अभी क्वेश्चन आया नहीं है। 4 खिलाड़ियों को मिलेगा, पता होना चाहिए कौन से का संबंध किस खेल से है, एक बात तो ये पता होनी चाहिए। और दूसरा, इन्होंने पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में कौन से मेडल जीते हैं। पेरिस में रैंक कौन सी थी भारत की, 71। 21 पैरा में कौन सी थी, 18वीं रैंक। 18 पदक कितने जीते पैरा में, 29। 29 7 9 13, 7 9 13 ऐसे याद होना चाहिए सारे, 7 9 13। और उसमें कितने थे पेरिस में, 1-5 5 सिल्वर और 0 5 1 5, 0 0 5 1 5। और पांचों के नाम पता होना चाहिए, पांचों का खेल का संबंध पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में ये आजीवन पुरस्कार किसको मिला, मतलब अर्जुन में सुचा सिंह एथलेटिक्स के हैं, मुरलीकांत राजाराम पेटकर ये पैरा तैराकी के हैं, ठीक है ना। मोना अग्रवाल जयपुर के शूटिंग, मतलब लड़की है, मोना अग्रवाल शूटिंग 10 मीटर श्रेणी SH1, ठीक। द्रोणाचार्य अवार्ड 5 खिलाड़ियों को मिलेगा, ठीक। उसके अलावा पांचों के नाम याद नहीं रखने, पिछली बार मिला था, राजस्थान के थे महावीर प्रसाद सैनी, गंगानगर से थे, इनका संबंध पूछ सकता है भाई, ये क्या था, किससे संबंधित थे। उसके बाद में ये गुकेश के बारे में थोड़ा ज्यादा देख लेना, क्योंकि वर्ल्ड लेवल का बड़ी प्रतियोगिता जीती है, तो पूछ सकता है इसके बारे में, कुछ भी पूछ सकता है, स्कोर पूछ सकता है, किसको हराया, डिग लीरेन को हराया, कहाँ हुई ये प्रतियोगिता, सिंगापुर में हुई, ठीक है ना। बजट वाले में देखो, राजस्व गाथा राजकोषीय गाठे में आपको फॉर्मूला ही पूछेगा, लेकिन फॉर्मूले से बाहर फॉर्मूला नहीं पूछेगा वो, क्योंकि उन्होंने जो मूल जो कॉपी है ना उनकी एनसीईआरटी, उसमें यही लिखा हुआ है। राजस्व गाठा मतलब राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, ये मैंने आपको समझा दी थी उसमें, वहां से देख लेना। ये इसमें देखो किन्स की पुस्तक लिखी हुई, ये पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा, या तो वो आएगा जो जनरली पूछते हैं ना बुक एडम स्मिथ की, वरना ये पूछेगा किन्स की पुस्तक। ये डायरेक्ट लिखो कि वहां पर 2 ही बुक के बारे में जिक्र कर रखा है, तो ये पूछ सकता है डायरेक्ट। बाकी मैंने बता दिया था आपको घाटे वाला। ये बजट के जो फैक्ट हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने अपलोड कर रखा है। इसमें देखो ये याद रखना, राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय ज्यादा है, ये है कि जो लेटेस्ट बजट है ना उस बजट में राजस्व व्यय ज्यादा हुआ है पूंजीगत व्यय से। देखो शुरुआत अपन बोलते हैं तो राजस्व पहले बोलते हैं, पूंजीगत बाद में बोलते हैं, तो हर डेटा में प्रत्यक्ष कर पहले बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर बाद में बोलते हैं, तो जो पहली पहली चीजें ना वही ज्यादा है, राजस्व व्यय ज्यादा है पूंजीगत व्यय से, राजस्व प्राप्ति ज्यादा है पूंजीगत प्राप्ति से, प्रत्यक्ष कर ज्यादा है अप्रत्यक्ष कर से। याद हो गए, अपने आप याद हो जाएगा। तो फिर टैक्स जीडीपी रेशियो वो 11.7% है, मतलब जीडीपी की तुलना में, मतलब जीडीपी को अगर 100 माने उनमें 11.7 रुपए टैक्स से आ रहे हैं, एक तरह से ऐसे मान लो। ये पूछ सकता है फैक्ट। ये जो है ना मुद्रा वाला, यहाँ से ये आपको चारों फॉर्मूले रखने हैं। M1 में क्या है, CU प्लस DD, मतलब CU ने लोगों के पास रखी गई करेंसी, नोट और सिक्कों के रूप में जो भी करेंसी लोगों के पास है ना वो CU है। DD मतलब व्यवसायिक बैंकों द्वारा रखी गई निवल मांग जमा, मांग जमा जो मतलब क्रेडिट डेबिट जो भी अपन करते हैं कभी भी जाके निकलवा सकते हैं, वो वाली मांग जमा DD, दोनों को मिला के M1 बोला गया। ये डायरेक्ट यही लैंग्वेज लिखी हुई आएगी वहां पर, तो आपको ये चारों फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या पूछ लेगा, करेंसी जमा अनुपात CDR इक्वल टू CU प्लस DD, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद धारा 95 ये इंपॉर्टेंट है कि प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी ग्राम पंचायतों में, तो ये धारा पूछ सकता है। वैसे 95 कई बार पूछी है, जो न्यूज में रही वही पूछता है, ऐसे नहीं पूछता, तो 95 थोड़ा दिमाग में रखना। और जो जिले हटाए गए थे ना, जिले जो हटाए गए हेलो थे ना, सर। हाँ सर मनोज जी, हाँ, ये जो अभी है ना ये 95 और 98 में क्या फर्क है, दोनों धारा लिखी हुई आप नोटिफिकेशन 98 लिखा है कि इसमें कहाँ लिखा है, नीचे नीचे कलेक्टर इन धारा का प्रयोग करते हुए सर। अधिनियम की धारा 98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में उनका कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से उक्त अनुसार प्रशासन नियुक्त करने गठन करने के, मतलब कलेक्टर को अधिकृत, कलेक्टर को पावर दी गई है, भाई कलेक्टर ही काम करेगा। तो इसको 95 में मतलब 95 में विघटन कर सकती है सरकार की शक्ति और अन्य प्रशासन की नियुक्ति की शक्ति कलेक्टर अंठन होगा, ऐसा है ना? नहीं नहीं, ये 98 में तो कलेक्टर को पावर दी है भाई, आप बनाओगे उन प्रशासकों के वहां पर, उसको अधिकृत कर दिया, उसको पावर देती राज्य सरकार ने, राज्य सरकार का नुमाइंदा है वो कलेक्टर यहाँ पर, ऐसा बोलना चाह रहा है 98 में, शायद मेरे को जहां तक समझ आ रहा है। 95 याद रखना, वो इतना नहीं उड़ जाएगा, वो सीधा सीधा ये लाइन लिख देगा, 95 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते राज्य सरकार द्वारा राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल इससे पहले समाप्त हो गया है, उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से संपन्न नहीं हो पा रहे,
ऐसे समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने और ग्राम पंचायतों के कार्यकलाप में सुचारू संचालन की दृष्टि से प्रशासक की सहायता प्रत्येक से किया जाएगा। सीधी वो धारा लिखी हुई आएगी, ठीक है ना। जी जी ठीक है सर। एक है भू राजस्व अधिनियम की धारा 15 और 16, वो दिमाग में रखना, जिनकी वजह से जिले हटाए गए थे, नए जिले जोड़े गए थे। धारा 15 और 16 मैंने अपलोड की थी भू राजस्व अधिनियम की, कई बार पूछ लेता है दिमाग में, कुछ आ जाए तो किसी, ठीक है ना। ये मैंने राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट से उठाए थे, क्योंकि वहां ऐसे मिलता नहीं है डेटा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये मंत्रियों के नाम जरूर देख के जाना कि कौन सा इनमें नहीं था, ठीक है ना, इसमें और इसमें, दोनों में, मत्स्य में और उसमें, ठीक। उसके अलावा ये मैंने बताई दिया आपको, ये संरक्षित क्षेत्र है जो आपको याद करने, लेटेस्ट वाले ज्यादा याद करने, बस इतना पता होना चाहिए कहाँ है, वो नंबर नहीं पूछेगा वैसे। ये लेटेस्ट याद रख लेना, अशोक संरक्षण रिजर्व है, भीलवाड़ा में है, और बाकी नाम से क्लियर आपको रटने हैं, तो सीधे कोई फाइल नहीं है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद में सर हेलो। हाँ, सर वो जो 95 और 98 था, तो 95 में तो प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी, और करने हाँ वाले का जो प्रशासक की अधिकार नियुक्ति है वो करना है तो 98 में कलेक्टर को दिया जाएगा, क्योंकि हर गांव में हर पंचायत में स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं करेगी जयपुर से। वही तो बोला है तो मैंने, वही 98 में बोला है कि अधिकृत राज्य आदमी है। सरकार का नुमाइंदा है कलेक्टर, जिसको कलेक्टर को बिल्कुल। बोला है भाई आप प्रशासक नियुक्त कर देना, क्योंकि ग्राम पंचायत हम्म, 11,000 ग्राम पंचायत है, तो बिल्कुल भजनलाल पावर थोड़ी लेके डेलीगेट कर घूमेगा दिया वो सर लेटर उसको। वो, तो वो कलेक्टर को बोला भाई आप देख लेना यहाँ पे, ऐसे हम्म, उसको नुमाइंदा है वो वहां पर, ऐसे। अब देखो ये मीटिंग हुई है जितनी भी, देखो ब्रिक्स की हुई है, रशिया में G7 की इटली में, क्वाड, यहाँ पे देखो ये SCO सम्मेलन है इस्लामाबाद वाला, ये पूछ सकता है। वैसे 24वीं बैठक भी शायद हो गई है, लेकिन 23वीं इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान में हुई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर फैक्ट ये है कि एस जयशंकर गए थे, मतलब प्रधानमंत्री खुद नहीं गए, ठीक है ना। और RBI गवर्नर है, ये बीकानेर से है, संजय मल्होत्रा, ये शायद पूछा नहीं है अभी क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है। 26वें गवर्नर है। एशिया की पहली जल परिवहन ऐप शिकारा भारत के डल झील में शुरू होगी, ये पूछ सकता है, पहली है, पहली जल परिवहन ऐप शिकारा भारत के डल झील में शुरू, ठीक। प्रथम साहित्यिक शहर कोझिकोड, और इंडिया का पहला टील कार्बन स्टडी, पता नहीं क्या चीज है, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में शुरू होगा, ऐसा कुछ है तो देख लेना, ठीक। यहाँ पर कुछ कोई ये है बुकर पुरस्कार है ना, सामंता हार्वे को ऑर्बिटल के लिए मिला है, ये बुकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा ये देखो रोसडेल है ना पायनियर, ये अवार्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इससे पहले शायद वर्गीस कुरियन को मिला था, उसके बाद इस बंदे को मिला है, डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी को प्रदान किया गया, तो ये इसलिए मैंने इसको अपलोड किया। दूसरा ये भी है सर, सहकारिता वर्ष है इस बार 2025, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन रहा है कि भाई हाँ इससे रिलेटेड भी है। हाँ सही बात बोल रहे हो आप। उदय शंकर अवस्थी को प्रदान किया जाएगा, जो भारतीय कृषक उर्वरक सहकार लिमिटेड के प्रबंध निदेशक है, ठीक। ये देखो सूचकांक है, सूचकांक सारे सूचकांक मत याद करने लग जाना, जो इंपॉर्टेंट है वही, ज्यादा लोड नहीं लेना है। देखो जलवायु परिवर्तन वाला ने ये इसलिए पूछ सकता है, क्लाइमेट का है, और इसमें जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट को जारी करती, इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें भारत की रैंक 10वीं है, इससे पिछले साल 7वीं रैंक थी, तो रैंक में थोड़ा डाउन हुआ है। और वैश्विक भूख सूचकांक है ना, मतलब 5, मतलब 5 लोग देखो साथ में खाना खा रहे हैं, ये बीच में थाली है, ऐसे कुछ करके याद कर लो, भूख सूचकांक में 105वीं रैंक। भ्रष्टाचार है 93 है, वह 3 का देखो 3 गुना कर दिया भ्रष्टाचार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को जारी करता है। जेंडर गैप है 129वीं है, दोनों साथ रहेंगे, जेंडर गैप कोई गैप नहीं होना चाहिए, तो दोनों 129, ठीक। और खुशहाली वाली है वो 126 है, 26 जनवरी को अपन खुश होते हैं तो खुशहाली, ऐसे याद कर दो उसको, ठीक। उसके बाद में ये देखो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है ना, अभी वाला तो मिला है चिल्ली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचलेट को, ये पूछ सकता है। एक है शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, ये 23 वाला दिया गया था डेनियल बारेन और अली अबू अबाद को। ये अली अबूद का नाम पूछ सकता है, शायद इन्होंने वो इजराइल वाले वहां पर कुछ पत्रकारिता का क्या काम किया था, कुछ ऐसा किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। बाद में है बिरला फाउंडेशन के प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को इस उपन्यास के लिए 34वां व्यास सम्मान गगन के लिए हो गया। उसके बाद में और वो मुकुटमणि राज, अब देखो मुकुटमणि राज वाला या तो नाम पूछ लेगा, एक एग्जाम में नाम पूछ लेता है तो अगली में उसकी कृति पूछता है, सीधा कृति पर नहीं पूछेगा, वो पहले उसका नाम पूछेगा बंदे का, अगर वो एग्जाम में आ गया तो फिर उस पर पूछेगा। टर्नर पुरस्कार जसलीन कौर, ये भारतवंशी इसलिए पूछ सकता है, टर्नर पुरस्कार किसको मिला, जसलीन कौर को। अब देखो PSL ये लेटेस्ट है, आपको याद रखने सारे, मैच द फॉलोइंग करवा सकता है। 60 वाला है स्पाडेक्स, 59 वाला देखो प्रोबा में 3 वर्ड आ गए, तो 3 का मतलब कुछ ऐसा डिजिट है 9, देख लेना। PSLV 58 है,
एक्सपोसेट और PSLV 57 आदित्य L1 साथ लेके चल रहा है 57 56। मैं तो ऐसे ही मतलब ये याद नहीं होता है, नंबर याद नहीं होता है, तो आप इसको कैसे भी करके अपने भाषा में याद कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए कहने का मतलब ये है। GSLV F14 ये पता ही होगा, ये इंपॉर्टेंट है ना सारा। उसके बाद में ये देखो 3 निर्यात गंतव्य देश है, USA, UAE, नीदरलैंड, और आयात है चीन, UAE, USA। ठीक। और शीर्ष माल निर्यात 2 याद रखो, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, और शीर्ष आयात है पेट्रोलियम, कच्चा तेल उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान। विदेशी मुद्रा भंडार है जो 700 के पार निकल गया है। फाइनेंशियल ईयर 22 में 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सर्वकालीन उच्च वार्षिक व्यापार निर्यात किया गया। ये FTA बार बार पूछता है, सिंगापुर, मॉरिशस। सर वॉइस कट रही है। आवाज कट रही है क्या? नहीं क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है, ठीक है ना। अब देखो सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार देश है ना वो चीन है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है USA, तीसरा है UAE। लेकिन घाटे में मतलब किसी के साथ व्यापार घाटा किसके साथ है? चीन के साथ है। फायदा वाला सौदा किसके साथ है? USA के साथ है। तो ये USA और चाइना लिखा हुआ है, ठीक है ना। 16वां वित्त आयोग का हेलो सर, एक ये तो आपने अभी बताया ना चीन वाला, उससे कुछ 1-2 देश और तो बता सकते हैं क्या सर? ये दो किस किस के साथ अभी व्यापार घाटा रहा और किसके साथ व्यापार फायदा मतलब रहा देश? कैसे मतलब और ज्यादा बताऊं? और दो नाम और बता दो सर, क्योंकि क्या होता है कई बार एक पहले नाम को छोड़ के 2 नाम पूछ रहा है, कई 2-3 क्वेश्चन ऑर्डर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कौन सा ऑर्डर है, लेकिन एक याद रखो, नहीं पूछता है वो, पूछेगा तो ऐसा क्लू देगा, एक पक्का क्लू देगा बीच के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैंने कई देखी क्वेश्चन देख ली 2-4 देख, इसलिए मैंने वो UPSC का देख लिया होगा कोई आपने, ऐसा नहीं देते। हाँ वही का देखा। उधर मत देखो, उधर मत देखो जो आप। अब साथ देखो में ये नंबर 16वां 4 वित्त पे आयोग है, ये अरविंद पनगड़िया है, कार्यकाल 5 साल है, 1 अप्रैल 2026 से शुरू है और ये 5 साल चलेगा। तो ये डेट पूछ सकता है। सचिव था ऋतिक रंजनम। और मिसलेनियस क्वेश्चन देखो, ये 15वां वित्त आयोग में 41% स्टेट का था, 1% जम्मू कश्मीर लद्दाख का पैसा मिलेगा। और ये 2 एक्ट का ईयर लिखा हुआ है। जनधन योजना पे देखो 2014 में जनधन योजना आई थी, या तो इसका ईयर पूछेगा, क्योंकि देखो इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं बनने वाला। या इनके खातों की संख्या पूछ लेगा, कितने खाते खुल गए, तो 52 करोड़ के आसपास खाते खुल चुके हैं। या तो ये पूछ लेगा, या इसकी स्टार्टिंग कब हुई, ईयर पूछेगा। 2014 अगस्त में है शायद वो डेट, तो भी है कौन सा है 2014 ईयर को याद रखना बस। उसके बाद देखो FRBM आपके मतलब 28 अगस्त। हाँ 28। जो ये गाठे लिखे हुए ना, गाठे में 4 गाठे हो गए, राजस्व गाठा, प्राथमिक गाठा, प्रभावी राजस्व गाठा और बजट गाठा और राजकोष मैन है। ये फॉर्मूले मैंने सारे लिखा थी। FRBM एक्ट आया था 2003 में आया था, ठीक। लेकिन इसके नियम आए थे 2004 में, जो आपकी ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ है NCERT में। नियम पूछ सकता है कब आए थे 2004 में, जैसे 23 में क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में ये कब हुआ, 2005 में। हर स्टेट ने भी इसको इम्प्लीमेंट किया था अपने, ताकि उनको पैसा मिलता रहे बराबर। तो 2005 में ये राजस्थान ने लागू किया। अब जब 2003 वाला आया था ना, तब उसका टारगेट पूछ लेता है कई बार। टारगेट ये था कि राजकोषीय घाटा तो लाना था 3%, मैं 3% राजकोषीय घाटा लाना है 2008 तक, और राजस्व घाटा है ना वो 0% करना है 2008 तक, ठीक। लेकिन 0.5% का एस्केप क्लोज चलेगा अगर कोई आपदा आ गई, जैसे कोई कोरोना आ गया, तब ये चलेगा। 5% आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा इन्होंने बोला। फिर ये टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो इस टारगेट फेल हो गए। फेल होने के बाद में एक NK सिंह कमेटी का बैठा, उस NK सिंह कमेटी ने 4-5 बातें बोली। एक बात ये बोली कि ऋण GDP रेशियो है ना वो 60-40 है, कि आप GDP की अनुपात में कितना प्रतिशत ऋण ले सकते हो। स्टेट ले सकते हैं 20% और केंद्र ले सकता है 40%, दोनों का मिला के 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये था कि 2023 तक राजकोषीय घाटा है ना वो GDP का 2.5% तक लाना है, 2.5% तक। ये पूछ सकता है कि 2023 तक कितना प्रतिशत लाना है GDP का, तो 2.5। वो 23 गया वो अलग मैटर है, लेकिन वो कई बार पूछ लेता है ना पुराना क्वेश्चन, ऐसा है। उसके बाद देखो एस्केप क्लॉज 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये हो गया। ये मुद्रास्फीति में देखो कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति, ये मैंने पहले भी बताया था। हेडलाइन वाली याद रखना, हेडलाइन में ये देखो माइनस इधर, इसको इधर ले जाओगे तो फूड एंड फ्यूल, हेडलाइन में फूड एंड फ्यूल आएगा, ठीक। इतना याद रखना है। बाकी GDP डिफ्लेटर है जो नॉमिनल अपॉन रियल इनटू सो, ये याद होगा ही। GST में देखो या तो ये पूछेगा कि कौन सा संविधान संशोधन था, तो 101वां पूछ लिया बहुत बार। 1 जुलाई 2017 से प्रभाव में आया 2 बार। 279(1) के तहत GST परिषद का गठन हुआ है, ठीक। GST में टोटल 5 स्लैब होती है वैसे, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। GST काउंसिल है ना परिषद,
उसमें 2 टाइप के लोग बैठेंगे, एक तो स्टेटों के बैठेंगे जो 28 + 3 यूटीज के 31, जम्मू कश्मीर के, पुडुचेरी और दिल्ली का, और 28 स्टेट के हो गए। और जो केंद्र के 2 मेंबर बैठेंगे, एक तो वित्त मंत्री खुद, एक राज्य वित्त मंत्री, जो यहाँ लिखा हुआ है। अब जो इसमें या तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएसटी परिषद भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि केंद्र की 1/3 पावर है और स्टेट के पास 2/3 पावर है, कोरम कब स्टार्ट होगा, मतलब 50% लोग आएंगे तभी मीटिंग स्टार्ट होगी, ये इसका कोरम है। और 75% है कि प्रस्ताव पास करवाने के लिए 75% वोट चाहिए होगा, ठीक। और जीएसटी कलेक्शन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हो रहा है, वैसे कम हो रहा है लेकिन अप्रैल के महीने में हो गया था 2 लाख करोड़। तो इसे अप्रोक्स आपको पता होना चाहिए डेटा, कई बार कुछ ऐसा स्टेटमेंट है तो हाँ वो सही है, ठीक। और जीएसटी से बाहर क्या है ये पता ही आपको, शराब, विद्युत शुल्क, सीमा शुल्क, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, 15 अक्षर का जीएसटी नंबर होता है, ई सेव पोर्टल है, प्रोजेक्ट सक्षम है, इनसे संबंधित है। और सीधा सीधा अपने तो यही पूछता है, वैसे 55वीं जीएसटी मीटिंग कहाँ हुई, तो ये दिसंबर में हुई, जैसलमेर में हुई, ये लग रहा है मुझे पूछेगा। फिर देखो ये जनमन योजना का उद्देश्य क्या है। जनमन योजना है ना वो स्टार्ट की गई थी, जो द्रौपदी मुर्मू है ना, उन्होंने शायद प्रधानमंत्री को बोला था कि भाई जो वो खुद आदिवासी क्षेत्र से आती, तो उन्होंने बोला कि आदिवासी जो क्षेत्र है ना, आदिवासी समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ये स्कीम का सुझाव दिया था, और ये स्कीम बोला था जो पीवीटीजीएस एरिया है ना, आदिम जनजाति है, जैसे अपने राजस्थान में शहरिया है 12 की, ठीक है ना, वहां पर ऐसी जितने भी 75 पीवीटीजीएस है पूरे भारत में, तो उन क्षेत्रों का विकास करने के लिए स्कीम लाई गई थी जनमन। तो इसका आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, समझ गए। जैसे अपने यहाँ कहाँ चल रही है 12 में, इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल विभाग है, या तो नोडल विभाग पूछ लेगा या इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से क्लियर नहीं हो रहा है। स्वामित्व योजना वापस रिपीट करोगे कि इसका नोडल विभाग शायद ग्रामीण विकास मंत्रालय होना चाहिए, एक बार कोई सर्च कर लो साथ में गूगल में किसी ने, जनमन योजना का नोडल डिपार्टमेंट। अच्छा क्वेश्चन जनमन का तो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है। किसका जनमन का कहाँ से होगा नवीन यार आप? हाँ सर, नहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय सर। ये जनमन में 3-4 योजना कर दी, एक बार ऊर्जा के लिए भी किया है, घर बनाने के लिए भी किया है, अलग अलग है सर। कुछ नहीं किया वो देखो, एक मिनट सुनो मेरी बात। जनमन योजना है जो आदिवासी जो जिला, जैसे अपने 12 है पीवीटीजीएस वाला, 12 शहर ही है केवल एकमात्र, तो वहां पर वो हर टाइप का डेवलपमेंट करेगा, ऐसे थोड़ी करेगा भाई वो सड़क का, ठीक है ना। हाईवे से जोड़ेगा ना सर 90 किलोमीटर। सर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और इसमें जो आदिवासी मंत्रालय है वो है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट करके कर रहा है। कोलैबोरेट कर रहा है, पैसा कौन दे रहा है? तो शायद वो ग्रामीण विकास मंत्रालय पैसा ट्रांसफर करेगा, ऐसा कुछ है सर। आदिवासी मंत्रालय है सर, आदिवासी। आपने सर्च किया अभी? नवीनीकरण मंत्रालय। अरे नवीनीकरण छोड़ो, एक बार नवीन कहाँ से हो जाएगा, आप दिमाग तो लगाओ। रुको एक मिनट, मैं इसमें सर ग्रामीण विकास ये ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लिया सर मैंने, ग्रामीण विकास ये सर मैं भेजता हूँ सर। सुनो मेरी बात एक बार, किसी एक बंदे ने देख लिया ना ग्रामीण विकास मंत्रालय? ग्रामीण विकास ये सर, मैं लिंक वो नोटिफिकेशन भेज देता हूँ। वापस बोल रहा हूँ, एक बार सुन लो। जनमन योजना है आदिवासी का कर देना आह्वान, इतना ही लिखा हुआ है, इतना नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक। और स्वामित्व योजना क्या है? 24 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, पंचायती राज का दिवस था उस दिन स्टार्ट हुई 2020 में। ये डेट पूछ सकता है यहाँ पर, 24 अप्रैल 2020। एक दूसरी बात ये पूछेगा कौन 3 विभाग है इसमें, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग और ये इंडियन सर्वे ऑफ इंडिया वाला है ना, भूगर्भ वाला। फिर स्टार्स परियोजना वर्ल्ड बैंक सहयोग कर रहा है, 6 राज्यों में स्टार्ट है, 6 राज्यों में, ठीक। स्टार्स परियोजना का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, स्कूल का प्रबंधन करना शिक्षा में, ऐसा कुछ आएगा ऑप्शन, तो वो कर देना। बाकी आप अपने स्तर पर भी देख लो, ये तो लिखा हुआ इको सर्वे में, PM3 इको सर्वे में लिखा हुआ 402 विद्यालय है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और 8 कोर इंडस्ट्री उनका देख लो, नाम पूछेगा कौन सा नहीं है इनमें से, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात। सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना वो रिफाइनरी उत्पाद का, सबसे कम है वो उर्वरक का है, ठीक। और जो बारांश पूछे कि इसका वेटेज कितना है 8 कोर इंडस्ट्री का, तो वो आंसर हो जाएगा 40%। 40, हाँ सर, ठीक, ये हो गया। और तीनों का मिलाकर 65। जो स्टार्टिंग की तीनों है उनको मिलाकर 65, उसमें इको सर्वे में दे रखा है राजस्थान वाले। अच्छा दे रखा है क्या? इको सर्वे में दे रखा है तो पूछ सकता है। हाँ इको सर्वे में दे रखा है, सही बोल रहे हो आप, 65 भी मैंने पढ़ा था, हो सकता है ऐसा कहीं हो। जी सर मैंने पढ़ा था, लेकिन आप देखा है तभी बोलना, ऐसे मत बोलना बिना कोई। फिर देखो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 139 देशों की रैंक निकाली वर्ल्ड बैंक ने, जिसमें से भारत की रैंक आई है 38।
एक तो ये याद रखना है आपको। और 2030 तक 25 रैंक में लाने का लक्ष्य है। ये टारगेट पूछ सकता है कि कौन सी रैंक तक लाने का, अभी कौन सी रैंक है, 38। एक इसमें भी एक कैटेगरी है शिपिंग की, जहाज वाला बंदरगाह, उसमें कौन सी रैंक है? सर 23। 24वीं 23वीं? हाँ 23 सर, पढ़ाई थी सर उस दिन क्लास में। 23 थी ना, जो लिखा हुआ है वही बोलना। 23 थी हाँ ना? सर 23 ही थी फिर तो। वो याद रखना दोनों। ये 38वीं याद होगी। 25 रैंक तक लाना है 2030 तक। 17 सितंबर 2022 को लॉजिस्टिक नीति आएगी। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ये डेट पूछ सकता है। लॉजिस्टिक नीति का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये लिखा हुआ है, माल वाल को इधर उधर करना सहूलियत के लिए। ठीक, अब ये बहुत सारी स्कीम है, मैं जल्दी जल्दी एक बार नाम बोल देता हूँ। देखो, रीति है, रीति की 3 मार्च 2024, ये डेट पूछ सकता है। विजन क्या है? 2047 का निर्माण करना, राजस्थान का, भारत का, जो भी है भाई, वो सारी चीजें ऑप्शन आएंगे, आप कर दोगे। केवल इतना याद रखना, ये 3 मार्च 2024 को आई। इसकी फुल फॉर्म युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, आप अपने लेवल पर देखना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने इस पे तरुण की जो सीमा है ना, तरुण प्लस कर दिया है, 20 लाख रुपए। ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर। ठीक, ये 2015 में स्टार्ट हुई थी स्कीम, या तो इसका ईयर पूछ लेगा, ये कब स्टार्ट हुई? 2015 में। अभी इसकी अभी कितनी कैटेगरी? 4 कैटेगरी होगी, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस। प्लस के अंदर 10 लाख का 20 लाख कर दिए। अटल पेंशन योजना के बारे में मैंने पहले बता दिया। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में जितना बंदा पैसा जमा कराएगा, उसके अकॉर्डिंग 60 साल की एज के बाद में वो पैसा उसको मिल जाएगा। पैसा मिलेगा 1000 से लेकर 5000 के बीच में, जितना जमा कराएगा उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। समझ गए? उसके बाद है सिंधी समाज के लिए सिंधु दर्शन योजना, 50% अधिकतम में 15,000 की आर्थिक सहायता। फिर है अन्नपूर्णा रसोई योजना, इसमें वो राजीविका कर ही रहा है संचालन। और स्टार्स, पीएम श्री सब बता दिया। मिड डे मील में याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार मतलब पूछ ले, उसके दिमाग में चला जाए तो। राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिड डे मील की पोषक मूल्यों का परीक्षण किया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है? कि हाँ, ये स्टेटमेंट सही सही सर ठीक ये है। जो सिंधु दर्शन है लद्दाख वाला, और एक जो सिंधी समाज है उसकी जो तीर्थ यात्रा है, ये दोनों अलग अलग हैं? सिंधी समाज के लिए ये है, उसका नाम है सिंधु दर्शन योजना। सर तो जो इनिशियल जो था, वो जो हेल्प थी वो 10,000 रुपए थी, 10,000 वो थी, शायद शायद अभी बढ़ा के उसको 15,000 है। 15,000 रुपए कर दिए। हाँ, हाँ ठीक है। हिंदी समाज के इको लिए सर्वे नाम में है सिंधु 10,000 है। है। इको में 10,000 है सर वहाँ पर। हाँ, इको में 10,000, ये पहले 10,000 की, मैंने आज ही एडिट किए 15,000 अभी पहले शायद। जी सर। ठीक है। फिर है एक, देखो रेशियो से याद है, 60-40 रेशियो, सभी योजनाओं का 60-40 रेशियो करना है। अब छोड़ना किन किन को है वो देख लो। एक तो है अटल भूजल योजना 50-50, वर्ल्ड बैंक का और भारत सरकार का। ठीक, राजस्थान का रोल नहीं है उसमें, 6,000 करोड़ की स्कीम है। जल जीवन मिशन है, उसका 50-50 है, 2। तीसरी है एक आपदा, राज्य आपदा मोचन निधि आ रहा है ना, उसका कितना करोगे? 75-25। 75-25। 25। एक याद रखना, जो ईआरसीपी है ना, उसका रेशियो है 90-10। 90-10 5-5। पीकेसीपी। एक है सूखा संभावित कार्यक्रम था ना, वो 1999 के बाद में उसका रेशियो हो गया 75-25। पहले था 50-50। अब इसके अलावा आपको कोई योजना याद आ रही है कि किसी को याद आ रही है तो बताओ मेरे को, रेशियो निकालते हैं। बाकी सबका रेशियो लगभग आप 60-40 कर सकते हो। रिस्क ले लेना अगर कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो। रेशियो पढ़ते टाइम है ना, थोड़ा रेशियो पढ़ते टाइम थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पहले वो केंद्र राज्य, हर बार अपन 60-40 ही पढ़ते हैं, कई बार वो राज्य केंद्र भी कर देता है, जल्दीबाजी मत करना उसमें। ठीक। सर एक राष्ट्रीय जेल संरक्षण योजना वाला उसमें यार वो रेशियो अभी भी है ना, मतलब वो शायद उसका कितना आ रहा है उसमें अभी, बताना एक बार। सर शायद सर उसमें पहले शायद 70-30 था सर, अब शायद 60-40 कर दिया सर। शायद 60-40 हो गया। 60-40 और बताओ कोई स्कीम है तो दिमाग में आ रही हो किसके अलावा, 60-40 के अलावा? ठीक है ना। एक सर वो सोलर पंप वाली है ना, उसमें हाँ, भी उसमें देखो सोलर पंप वाली में पूछे ना आपसे, सुनो, सोलर पंप में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, कुसुम योजना में कंपोनेंट बी, कोई भी कंपोनेंट पूछे तो उसमें ऐसा आएगा कि कितनी % राशि मतलब वो दी जाती है, क्या बोलते हैं उसको, ये अनुदान के तौर पे, तो आएगा आंसर 60% ही करना है, लेकिन उसमें 30 सेंटर का है, 30 स्टेट का है। 30-30-30-10 ऐसे कुछ है उसमें। हाँ, 30% स्टेट का, 30 सेंटर का, 30 का लोन मिलेगा, 10% पैसा जमा सर करेगा। उसको है ना 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो 60% जो अनुदान मिलेगा वो गवर्नमेंट देगी, तो हाँ, उसमें वही तो बोल रहा 35 हूँ ना, तो स्टेट इसको और तोड़ के सेंटर का बोल हो दिया। गया,
बाकी जो 40 है वो किसान को देना पड़ेगा। उस 40 में से भी जो 30% है वो हाँ, किसान लोन ले सकता है, 10% अपने पास से देगा। हाँ, ऐसे ही बताइए है, बिल्कुल पहले, हाँ। ऐसे ही है, इस- बिल्कुल सर, ऐसे ही। इसमें ऐसे याद रखना है, जो अनुदान है ना वो 60% है, लेकिन वो 30-30 है सेंटर और स्टेट का, और 30 का लोन हो गया, 10 अपना खुद दे देगा। सर ये डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का सर क्या है रेशियो? 75-25, 75-25। ओके सर। पहले 50-50 था इसका, है ना। हाँ सर सर एक वो थे ना, है ना, सूर्य घर पीएम योजना। सूर्य, हाँ PM सर, सूर्य उसमें घर। डेट, हाँ वो 13 फरवरी नहीं, वो 15 फरवरी है वहां पर PIB के उसमें। छोड़ो उसको, नहीं पूछेगा। जहां पर कंफ्यूजन हो गया ना, कहाँ आपको का कंफ्यूजन हो गया ना, वो नहीं पूछेगा। डेट नहीं पूछेगा उसमें, निश्चिंत रहो। डेट उसकी पूछता है जिसकी फिक्स हो, एग्जामिनर को भी एहसास हो जाए हाँ ये सही लिखा हुआ है। सर एक ये जैसे 9 नीतियां आई है कि 10 आई हैं, क्योंकि जैसे कोई एक नीति और भी आई है 9 के अलावा। ये मेरे को भी कंफ्यूजन, लेकिन शायद 9 ही है वो, है ना। वो 10 को पहले वाले जोड़ के, कोई एक जोड़ के, दूसरी जोड़ के वो बोला हुआ। ये शुद्ध से सर एक जगह 9 दे रखी है और एक जगह शायद 10 दे रखी है। सर 4 तारीख को जो आया था ना, सीएम ने घोषणा की थी, तब 9 की थी, और जब भी जो हुआ ना अपने फंक्शन, उसमें 10 था उसमें। चलो ये देख लेंगे, वो ऐसे नहीं पूछेगा, इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देगा, या वो बचेगा इस चीज से, है ना। तो या सर अपन एक सोचते हैं ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वैसे ज्यादा वो है ना, अपन जो सोचते हैं दिमाग में ये पूछ लेगा, ऐसा कर देगा, क्या ऐसा नहीं करेगा वो। सर आप एक कर सकते हैं क्या, अगर एक चीज की मतलब जैसे अभी 2024 में जो नई नई नीतियां आई हैं वो एक बार डाल सकते हो क्या आप, सिर्फ ने बता नाम तो बता। दिया ना, नीतियों में कुछ भी याद नहीं रखना। एक तो देखो पर्यटन वाले में याद रखना, उसमें 16 सेक्टर थे ना, उसको बढ़ा के 24 कर दिए, एक तो ये याद रखना। एम्स एंड नीति पहले 2020 में आई थी, ये 24 में आ गई, ठीक। उसमें 25% का क्राइटेरिया है कि भाई एम्स एंड जो नीति है ना, मैन्युफैक्चरिंग सैंड है, उसका यूज किया जाए राजकीय कार्यों, मतलब जो भी राजकीय कार्य करते हैं ना, उनमें मैन्युफैक्चरिंग सैंड का यूज हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक। उसके अलावा ये जो AVGXR वाली है, उसकी ऑब्जेक्टिव पूछेगा और उसकी फुल फॉर्म पूछेगा। और अक्षय ऊर्जा वाली उसका 125 गीगावाट का टारगेट बता दिया, 90-25-10। और खनिज वाली में याद रखना, खनिज नीति इससे पहले, ये ऐसे पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि खनिज नीति इससे पहले कब आई थी, 2015 में आई थी। ये उसमें लिखा हुआ है, बजट में लिखा हुआ है 2015 में आई थी और अभी आई है। और उसमें नहीं याद रखना वो भाई इतना % पुनर्भरण होगा और ये होगा, अब होगा तो वो आपको याद भी नहीं होगा, ऐसा अजीब से फैक्ट लिख के उनमें, मेरे को तो नहीं याद हो रहे, उसको नहीं पूछेगा वो ऐसे। और क्या डाउट, क्या आप डाउट बोलो ना भाई, ये डाउट है उसमें। सर सिलिकोसिस पॉलिसी भी आई है क्या? सिलिकोसिस नहीं आई, शायद नहीं आई, सिलिकोसिस तो नहीं सुना। सर है ना, वो सिलिकोसिस के याद लिए करना है क्या सर, वो भारतीय सिलिक न्याय संहिता, वो उसको जिसमें दे रखे हैं सारे। सब वो जो मैंने PDF भेजा है जुलाई टू क्या? दिसंबर वाला, उसमें लास्ट पेज में जो स्कीम है केवल वही स्कीम आई है। नो हाँ डिटेल के लिए मैंने जगह छोड़ दी है, सब हाँ अपने हिसाब से लिख दिसंबर के वाली भेजते हैं। सूची में दे रखी है अच्छे से 9। देर की है, पर वो याद, मतलब देखो जब कोई चीज ज्यादा आ जाती है ना, तो फिर ऊपर से क्वेश्चन पूछता है। एक ही जी स्कीम सर। आती है, अभी एक ही नीति आती है ना, तब पूछता है वो डीप। स्कोप है उसके बाद पूछने को, बता दिया मैंने। अब देखो जनमन योजना, देखो ये लिखी हुई है यहाँ पर, है ना, ये रहा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। PM कुसुम योजना होगी, अटल भूजल की 3rd रैंक होगी, ये हो गया, ये ठीक है। माँ वाउचर योजना इंपॉर्टेंट है, सर ये ट्राइबल मिनिस्ट्री है सर, ये आप मतलब ये नहीं है। ये मैं कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा इवन कोई। हाँ ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं है, ये एसोसिएशन में दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में किसान सम्मान निधि हो गया, मातृ वंदना योजना हो गया। उसके बाद में ये राशि बता दिया। PM सूर्य घर के बारे में बता दिया, 78,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। 3 कैटेगरी है इसमें, 1 से लेकर 2 किलोवाट, 2 से 3 और 3 तक, ठीक है ना। ये राशि याद रखना, 30 से 60, 60 से 78 और 78 तक, ठीक। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, भाई वो हो सके इस हिसाब से इन्होंने इसको डिजाइन किया। मंगला पशु बीमा का मैंने नोट कर दिया। नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, नाम क्लियर है। ये देखो चैंपियन ऑफ द अर्थ है, ये पूछेगा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। आज वेबसाइट पर भी आ गया है शायद UNEP की, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना। इससे पहले नरेंद्र मोदी को मिला था 18 में, ये इंपॉर्टेंट है। यूथ आइकन वाला ये नहीं पूछेगा। ये बोरावास, ये पेट्रोजोन है ना, ये बोरावास रामावास उधर बालोतरा साइड में हो रहा है, नेवा प्रोजेक्ट, ये नहीं। उसके बाद में अगला गणतंत्र दिवस ये जयपुर उदयपुर में आयोजित होगा, ये न्यूज थी उस टाइम सुजस की। एक ये देखो, नव सोशल मीडिया के लिए नव प्रसारक नीति, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो 2 कैटेगरी है,
जिनके सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स के लिए मतलब 1 लाख तक है एक तो कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी 7,000 से 1 लाख तक। इन दोनों कैटेगरी में अगर 1 लाख से अधिक है तो संभाग स्तर पर 2 नव प्रसारक उठाएंगे और हर जिले में 1-1। दोनों कैटेगरी में हर जिले पर 1-1 लिखा हुआ है, देखो यहाँ श्रेणी ए में 2, श्रेणी बी में 1 नव प्रसारक का चयन किया जाएगा, संभाग स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1-1। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया के लिए नव प्रसारक नीति, योजनाओं कार्यक्रमों को जागरूकता दी है। कोई डाउट है कि इसमें ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये नीति? 2 श्रेणी है। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोशल मीडिया के लिए नव प्रसारक नीति आई है, या तो उसका ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको वो करना है, प्रसारित करना है। तो उसमें जो ये लिखा हुआ है ना, देखो श्रेणी ए में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, और श्रेणी बी में न्यूनतम 7,000 से 1 लाख तक सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रखा गया है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में 1-1 उठाएंगे और संभाग स्तर पर श्रेणी ए से 2 और श्रेणी बी से 1, बस। ठीक है, उसके बाद में है ये भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल, ये पता ही आपको। 1 मिनट रखो। के बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये देखो भरतपुर विकास प्राधिकरण और एक था बीकानेर विकास प्राधिकरण, 2 प्राधिकरण बनाए हैं, 5 हो गए हैं संख्या, सॉरी 7 सातों संभाग में हो गए हैं विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन ये पूछेगा, ये गांव पूछ सकता है आपसे, जिले के 210 गांव सम्मिलित है भरतपुर वाले में, उसमें शायद 184 गाँव। सर उसमें तो एक जगह 185 दे रखे थे, एक जगह 209। 185 याद करो, इसमें 209 दे रखे हैं, तो दूर दूर ऑप्शन देगा, चलेगा ऐसे। आ सकता है कई बार आ जाए ऐसा क्वेश्चन, पूछ लिया है एक बार, तो क्वेश्चन पूछा है दूसरे संदर्भ में पूछा है, लेकिन यहाँ पर ये पूछ सकता है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पहले यूआईटी काम कर रही थी ना, उसके अलावा इन गांवों को और सम्मिलित किया गया है, बाद में ये बनाया गया है, ऐसे बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, दुर्लभ बीमारी वाला बता ही दिया। एक सर ये करंट में है ना, नगर पालिकाएं इतनी बना दी हैं, उनको उन्नयन कर दिया है, नहीं प्रमोट कर पूछेगा दिया, तो संख्या, वो उसमें ये उनका पूछेगा जो जिला उनका परिषद है ना, सॉरी जिला परिषद ओके। ये जो नगर परिषद बनी है ना 3, पुष्कर, दौसा की वो लाल सोट साइड, और तीसरी ये क्या नाम? ओके। पुष्कर, लाल सूट और 2 तो बोल दी मैंने, शाहपुरा जयपुर वाली। शाहपुरा। तो ये तीनों पूछेगा कि इसको नगर परिषद में क्रमबद्ध किया गया, एक तो ये पूछ सकता है, बाकी ये डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि नगर निगम कौन से 2 बनाए हैं, पाली नगर और निगम क्या है वो, भीलवाड़ा। हाँ नगर निगम 2, तो आंसर हो पाली और जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा और पाली। पाली। बस यही पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा, पक्का है, इस पे विश्वास कर सकते हो। नगर परिषद में क्रमबद्ध वाली पूछेगा, नगर निगम पूछेगा 2, और ये डेवलपमेंट अथॉरिटी पूछ लेगा 2 कौन से बनाए, इनमें गांव की संख्या। उसके अलावा 15 दिसंबर को शायद अधिसूचना जारी हुई उन दोनों की। उसके अलावा आपसे पूछेगा अभी टोटल कितनी नगर निकाय है, ऐसा पूछ सकता है वैसे, लेकिन क्योंकि वो बार बार चेंज हो रही है तो नहीं पूछेगा। फिर माइक म्यूट रखो। ये देखो आजादी के ये है ना, ये चैप्टर 4 और 5 हाईलाइटेड पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी है ये, है ना। यहाँ से क्वेश्चन है, जनसंख्या के डेटा जो लिखा हुआ है ना, वृद्धि घनत्व साक्षरता, तो ये डायरेक्ट यही पढ़ना है, उसके अलावा नहीं देखना है जो यहाँ लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा डीप भी जाना, फिर 2011 की जनसंख्या में बार बार क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा सा वो डीप जाएगा, तो ये याद करना है लास्ट टाइम पे, ठीक है ना। नेहरू वाला हो गया। ये देखो पर्यटन विभाग की मैंने वेबसाइट से उठाया था फ्रंट पेज। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपसे कि मानव संसाधन विकास के लिए 7 संस्थान कार्यरत है राजस्थान में, जो 5 तो ये है उदयपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, जोधपुर। 2 है फूड क्राफ्ट संस्थान जो अजमेर और सुमेरपुर पाली में। ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। ये मतलब पर्यटन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, ये क्वेश्चन नए बन रहे हैं कुछ, है ना, तो ये आपको करनी है। उसके बाद में ये मेलों की लिस्ट है, मेलों की लिस्ट में जो आपका नहीं सुना हुआ है ना उसको देखो। जैसे ये पूंछरी का मेला लिखा हुआ है ना, देखो ग्राम पंचायत सावई डीग भरतपुर 21 नंबर देखो, पूंछरी का मेला, ये बार बार पूंछरी का उसमें आया है, सुजस में आया था, ध्यान होता है। तो ये पूछ सकता है कहाँ है, डीग भरतपुर 21 नंबर का इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट है 27 नंबर एक है
इस वीर बिगाजी का मेला डूंगरगढ़ वाला बीकानेर हो गया। ठीक है, एक ये तिलस्वा महादेव मंदिर है, ये शायद 1993-94 में पूछा था आरएस में। तिलस्वा महादेव मेला, ये भीलवाड़ा में ना 41 नंबर का पॉइंट। एक बार आप देख लेना सरसरी नजर से डेट्स कौन भी सा याद किधर करनी है सर, इसमें डेट है ये डेट नहीं वाला। याद करनी, डेट नहीं करनी, केवल ये नाम भाई कौन सा कहाँ बढ़ता है मेला। अजीब सा आएगा, जो याद है सबको वो नहीं पूछता, वो तो आपको वैसे ही याद आ जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखना है। उसके बाद में ये महत्वपूर्ण वो है, इनमें आपको देखना है, ये बार बार पूछा है क्वेश्चन, यहाँ से पूछ सकता है। ये फेमस पर्सनालिटी है जो बार बार न्यूज में रहती है, उसमें महिला पर ज्यादा फोकस करना, जैसे अंजना देवी चौधरी 1, नारायण देवी वर्मा 2, रतन शास्त्री 3, कालीबाई, जानकी देवी बजाज, पन्ना दया, इन पे ज्यादा फोकस करना है थोड़ा, इनके जो भी फैक्ट हो सारे पता होने चाहिए। उसके बाद में ये एल्पिटेसिटोरी और डॉक्टर ग्रिगेसन के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्ट बोलियां लिखी हुई है आपके, ढूंढाड़ी को अच्छे से देखना, मेंस में पूछा था, रिपीट कर सकता है ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी है। ये बताइए सर ये एलपी तो से इन्होंने 9 बताई थी, यही है ना सर? नहीं, 9 नहीं बताई। एल्पिटेसिटोरी ने 2 भागों में डिवाइड किया, पूर्वी और पश्चिमी। गिरगेसन ने 5 भागों में डिवाइड किया, लिखा हुआ है। मोतीलाल मनारिया। ये मतलब ऐसा पूछ सकता है कि मोतीलाल मेनारिया का संबंध किस चीज से है। हाँ, ये भाषा से अच्छा, संबंधित मैं तो ये सोच रहा हूँ 9 से किया ये। है। ऐसा नहीं है, अलग अलग लिखा है ना, जोड़ के थोड़ी लिखा है, बोला थोड़ी उसमें कि ऐसा लिखा है। फिर देखो ये एक सर विधानसभा और की मोतीलाल मेनारिया का, इन्होंने मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली कहा सर मोतीलाल मेनोरिया ने। हाँ, नहीं कई बार ऐसा पूछ लेता भाई इसका संबंध किससे है, तो हाँ ये भाषा से ही है, कहीं वो तो यही नहीं पता होता ना उनके लिए, हिसाब से हर चीज सोचनी पड़ती। ये देखो ये 4 बिल ऐसे थे जो प्राइवेट बिल मतलब पास हो गए, ये 4 ही है। इनका पूछ सकता है कि चारों कौन कौन से, ये इनके चारों के बारे में पता होना चाहिए, नाम लिख लेना इनके। सोशल एजुकेशन बोर्ड बिल, प्रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन एनिमल्स, ये है ना। देखो ये क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी ने अभी लेटेस्ट, ये देखो ऐसे घुमा घुमा के पूछा था, ये क्वेश्चन यहीं से आया था वेबसाइट से। याद क्या क्या करना है, याद देखो पहला ये करना है कि चारों इनके नाम पता होने चाहिए, ये रट लो इनको चारों को कैसे भी करके। उसके बाद में क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि अधिकतम प्राइवेट बिल है ना वो कौन सी विधानसभा में इंट्रोड्यूस हुई, तो आंसर हो जाएगा तीसरी में 16, और सबसे कम वाला पूछेगा नहीं। 15वीं का पता ही आपको 0, तो 0 हो गया। पास कौन कौन सी में, तो ये देखो 4, पहली में 2 हुए, दूसरी में 1 हुआ, और 5वीं में 1 हुआ। फिर वो चारों के नाम ऊपर अपलोड ही कर दिए, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, पूछ भी लिया देखो इन्होंने, ये यहाँ डायरेक्ट वही फैक्ट लिखे। और एक ऑप्शन ऐसा जरूर देगा जिससे वो एलिमिनेट हो जाएगा बाद में। ये जीआई टैग जो लेटेस्ट वाले हैं, पिछवाई कला, जोधपुर, कोप्तागिरी, उस्ताकला और कशिदाकारी। ठीक है, अगली बार जो बजट पेश किया जाएगा वो ग्रीन बजट होगा, ठीक है ना। लिखा हुआ देखो 25-26 के बजट अनुमानों में राज्य का ग्रीन बजट प्रस्तुत किया जाना है, ठीक है। उसके बाद में ये पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है, ये डायरेक्ट उस पे लिखा हुआ है, वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वेबसाइट से उठाया है। इनमें देखो टोटल 6 पीटीसी है, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है, जिनके नाम, जिनमें से 3 पंचायत प्रशिक्षण केंद्रों को पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। अजमेर, डूंगरपुर, मंडोर को ग्रामीण विकास मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये ऑप्शन में आया था अजमेर 1, डूंगरपुर और मंडोर। ये देखो क्वेश्चन ये आया था, कौन सा पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है, तो डूंगरपुर है, अजमेर है, मंडोर है, ये सिरोही इसमें नहीं था, ठीक है ना। ये आंसर था उसका, ये याद रखना, तीनों सेंटर है ना, यहाँ से दिया था क्वेश्चन उन्होंने। उसके बाद में ये टोटल 6 केंद्र है, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, डूंगरपुर, कोटा और मंडोर। ठीक, ये मुकुट मणिराज के बारे में, इसकी कृति याद रखना, गांव अरम्मा, ये कंफर्म ही है, ये मान लो कोटा की निवासी है। कई बार ये भी पूछ लेता कहाँ के हैं, कोटा के, ठीक। बूंदी की मेज नदी पर पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पहला है तो इसलिए पूछ सकता है। सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है बूंदी की मेज नदी पर, ठीक। उसके बाद में ये मैंने अपलोड कर दिया, लेटेस्ट वाला देखने, केवल सारे नहीं देखने, सारे मत पढ़ने लग जाना, केवल लेटेस्ट। रातापानी 1 मध्य प्रदेश में, गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में, धौलपुर वाला अपना वाला है राजस्थान, ये 55वां था, और ये 52 तक देखने हैं केवल, कौन सा कहाँ है। ज्यादा चांस ये दोनों का है, गुरु घासीदास और रातापानी। इतना ही पूछेगा ये कहाँ है, लोकेशन क्या है,
56 वाले में ये पूछ सकता है गुरु घासीदास में ये तीसरा बड़ा है इंडिया का। जैसे श्री सेलम वाला पहला है सबसे बड़ा, ये 3 नंबर का है घासीदास वाला, तो ये कहीं स्टेटमेंट में लिखा हुआ आ सकता है, बाकी चांस नहीं है। एक और याद रखना, याद है मुझे, यूनेस्को की जो स्थल थे ना, यूनेस्को के जो स्थल है उनमें जो 2024 में जो जिसको दर्जा दिया ना यूनेस्को का, वो याद रखना है, अपने लेवल पे देख लेना क्या आ जाएगा इसमें। ये मंत्रिपरिषद आपको देखना है, अपने लेवल पे पढ़ लेना। ये समितियां हैं, सारे अध्यक्षों के नाम याद रखने हैं, पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ चांस है, ठीक है ना। ट्रिक बना के कैसे भी करके इसको याद करना जरूर। ये सारे अध्यक्षों के नाम, लोक सेवा आयोग का पहले याद रखना है। पहला, अब देखो आरपीसी का जो फ्रंट पेज है ना, ऊपर मिल जाएगा, इसमें आप सर्च करोगे ना आरपीसी, तो पहला तो ये याद रखना है कि शुरुआत में कौन था अध्यक्ष, उसके साथ में 2 अध्यक्ष, 2 मेंबर और कौन थे, उन दोनों के मेंबर के नाम याद रहने हैं। एक चंदोरकर था और एक और था एस.सी. त्रिपाठी, और पहला एस के घोष अध्यक्ष था। तो पहला अध्यक्ष और उसके साथ 2 मेंबर कौन थे ये पता होना चाहिए। उसके अलावा अगला और कौन था 2 नंबर का, उसके बाद याद नहीं हो तो ठीक है, लेकिन ये लेटेस्ट वाले पता होना ही चाहिए। मानवाधिकार आयोग का है अभी वाला, और ये दोनों मेंबर रामचंद्र सिंह झाला और अशोक गुप्ता। राज्य सूचना आयोग में तीनों के नाम सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक और टीकाराम शर्मा। एक पोस्ट शायद खाली है, 4 रहते हैं इसमें। राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और के संजय मूर्ति। नीति आयोग का BVR सुब्रमण्यम CEO है, सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। नीति आयोग के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, कोई भी ऐसा इंडेक्स या सूचकांक ऐसा आ जाए जो आपको नहीं आ रहा नीति आयोग ऑप्शन में है ना, तो आप रिस्क ले लेना, नीति आयोग कर देना उसका आंसर। कोई जल सप्ताह का, कोई लॉजिस्टिक का, कुछ भी है ना ऐसा, SDG का नहीं आ रहा तो फिर नीति आयोग का आप रिस्क ले सकते हो। सतर्कता आयोग ये हो गया, लोकपाल सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग में ये याद रखना, वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इसका एक्ट आया था 1993 में, उसकी धारा 2 है, उसके तहत मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है। या तो ये पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि इससे शायद 2 रूल और लिखा हुआ है, याद नहीं आ रहा फैक्ट, 2 धारा लिखी हुई है फ्रंट पेज पर, अभी बताऊंगा मैं, थोड़ी देर में आ जाएगा वो। उसके बाद में ये आपको याद रखना, DPSP सारे पता होने चाहिए। DPSP में केवल ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कौन से में क्या है बस, ठीक। इंपोर्टेंट कौन सा है, 51 इंपोर्टेंट है इस बार के लिए। 51 के जो 4 है ना अंदर वाले, राज्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना, उसके अंदर 4 है, कै खे गे गे, वो चारों पूछेगा कौन सा किसमें है, ठीक। ओरिजिनल उठाता है वो, इसलिए ओरिजिनल में जाके देखना क्या लिखा हुआ है, 51, ठीक है। ये पुष्प क्या है, पशु रोग है, तो देख लेना आप भाई कौन सा किसमें है, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में यहाँ देख, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये, पूछता है पशुजन्य रोग पूछ लेता है कई बार, तो वो इतने में आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर वो अजीब सा नाम लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। आरएच कारक का ये देख ही लोगे आप। ये देखो, ये उत्कृष्टता जो के अंदर लिखे हुए है ना, ये उत्कृष्टता के अंदर मैंने जो उद्यान विज्ञान की जो रिपोर्ट होती है ना, एनुअल रिपोर्ट, उसमें ये लिखे हुए थे, वहां से लिए थे मैंने। अब देखो राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है ना, वो 24 जिलों में चल रहा है। अब बाकी जिले जो 9 जिले बच गए ना, उन जिलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चल रही है। तो इस कृषि विकास योजना की डेट याद रखना 7-8, और बागवानी मिशन की 5-6, रेशियो 60-40 है। और ये है उत्कृष्टता के अंदर, जैसे नींबू का कोटा, संतरा झालावाड़, अमरूद टोंक, आम का धौलपुर, ये सब देख लेना, ये इंपोर्टेंट है सारे, ठीक है ना। ये वेबसाइट से लिए थे मैंने ओरिजिनल, कोई मिलावट नहीं है, ठीक। इंपोर्टेंट है तो पूछेगा, तो वो यहाँ से पूछेगा। जब कोई पेपर सेटर देखता है तो वो वेबसाइट, वो पहले उसका सिलेबस देखा, फिर वो वेबसाइट सर्च करता है, वेबसाइट पे कुछ ऐसा ही मिलेगा तो उठा लेगा। इसीलिए ये योजना बार बार पूछी हुई है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसका लॉजिक है ये पूछने का। और ये 7-8 में स्टार्ट हुई थी, ईयर भी याद रखना इसका, ठीक। ये है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राजस्थान के संदर्भ में। तो देखो इसकी स्थापना 1983 में। एक बात, कितने विभाग हैं, 117 विभाग है जन सूचना पोर्टल के, 344 सरकारी योजना। ये बिंदु नहीं पूछेगा, बिंदु चेंज हो रहे होंगे बार बार, 117 विभाग याद रख लेना। आरकेट का शुभारंभ जयपुर में किया गया, अभी शायद ये सभी संभाग स्तर पर है। अभय कमांड की फुल फॉर्म, कमांड एवं कंट्रोल सेंटर। अब देखो रिमोट सेंसिंग सेंटर का एक उप क्षेत्रीय कार्यालय खुल रहा है जयपुर में, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और 6 क्षेत्रीय कार्यालय ये होगी, मतलब सभी संभागों पर होगी एक तरह से। जन आधार का प्राधिकरण अधिनियम आया 20 में, नियम आए 21 में, और राजकॉम इन्फो सर्विसेज के माध्यम से इतने मित्रों को प्रबंधन किया जा रहा है। ये लाइन कई बार आ जाती है उठी हुई कि यहाँ पर कौन सी कंपनी काम कर रही है, वो रखना है।
एक ये याद रखना, छतरौली गांव, ये डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ है इको सर्वे में, अभी कोई क्वेश्चन बना नहीं है इस पर। एपीजे अब्दुल कलाम संस्थान की स्थापना छतरौली गांव में की जाएगी। और ये बाकी आपको पता ही है। कुछ और कोई पॉइंट आपको याद आ रहा होगा साइंस और टेक राजस्थान के संदर्भ में, तो बताओ किसी को याद आ रहा हो, पढ़ा हो, जो इसमें नहीं था, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन पूछता है। फिर अवरक्त वेधशाला, हम्म, अवरक्त संतोष वेधशाला संवेदन है केंद्र, फिर माउंट आबू में, वो भी है हाँ अभी वेधशाला तक माउंट आबू में खुली है, वो भी इम्पोर्टेंट है। संतोष संवेदन केंद्र उदयपुर वाला, कौन सा? उदयपुर वाला ना संतोष संवेदन केंद्र। सौर वेधशाला है उदयपुर में। हाँ वही तो। सौर वेधशाला अलग है, एक दूरबीन का कुछ खुला है, वो माउंट आबू में है। हाँ सर वो माउंट वो आबू। पहले से लगी हुई है, उसमें क्या बोल पता सकते नहीं, हैं। कोई ये तार वार जोड़ते हैं, दूसरा कर लेते हैं, उसको बड़ा बड़ा देते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी है कुछ ऐसे, एक लगी हुई है ऊपर माउंट आबू में, जाऊंगी तो वो इम्पोर्टेंट है। दूरबीन का पूछे तो माउंट आबू में है, सौर वेधशाला पूछे तो उदयपुर में है, जो दोनों में पूछा है 21-23 में, 18-21 में। ये देखना, ये सर वो एक एक वो फ्लावर का करके भी तो है सर माउंट आबू में। कोई आपने डाला था ग्रुप में सर, वो फ्लावर का सर कुछ, हाँ फ्लावर सिरोही में कुछ। सिरोही में खुला है, सही बात है, पहला सर खुला एक है जयपुर सिरोही। में भी खुला है कुछ ऐसा, क्या खुला है? इसी से रिलेटेड है कोई, इसरो की कुछ जो और जोधपुर में सर था एक उसी वो का ही कोई एक्सटेंशन। उद्यमशीलता वाला सवाई माधोपुर। स्वयं मधुबट बता दिया, फूड टेक्नोलॉजी का कुछ करके था। अब देखो ये जो ये है ना, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा। 25 लाख से जयपुर और जोधपुर में साइंस गैलरी कुछ खुल रही है। हाँ वो तो पता होगा। एक वो है कि इनोवेशन की 3 वो खुलेगी, कहाँ पर है? एक अटल इनोवेशन का है, एक्सीलरेटर सेंटर है, क्या चीज? हाँ सर, सर हाँ सर। 4 जगह खुलेगी वो अटल वो है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप बताता हूँ, देखो एक्सीलरेटर एक तो सेंटर जयपुर खुलेंगे। में है, एक हाँ। बीकानेर में है, एक उदयपुर में है, और एक है भरतपुर में। भरतपुर में, सॉरी। हाँ बीकानेर, हाँ, जयपुर, वो भरतपुर और उदयपुर में। हाँ ठीक, सही। नेस्ट नाम से कुछ है। ठीक है ना, ये देख लेना, ये एकीकरण वाले में इतना ही पूछेगा आपसे, ये लिखा हुआ है ना 15वां 16वां 17वां राज्य, इनकी डेट लिखी हुई है, और यहाँ पर जो डेट सर वाला इनकी कोड है। डेट भी याद करनी है, क्योंकि ये मुझसे तो नहीं हो रही, बहुत दिक्कत। डेट लास्ट कैसे वाले याद याद है? कर देखो हो लेना। जाएगी, जम्मू कश्मीर लद्दाख की होगी 31 अक्टूबर 2019, 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली दमन दीव एक हो गए, 2 जून 2014 को ये तेलंगाना बना। फिर देखो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी CU, फिर आगे कर लो ये जे, वैसे अजमेर में है पर जयपुर कर लो इसको, CU जयपुर। सी मतलब हो गया छत्तीसगढ़, यू हो गया उत्तराखंड, और जे हो गया झारखंड, तो CU जे 1-9-15, तीनों इस सीक्वेंस में बने 1-9-15। फिर है ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली को भारत में मिला दिया गया। ठीक, ये 1987 को 25वां राज्य बना, और ऐसे ही करके याद करना पड़ेगा, इसमें तो कोई उपाय नहीं। और सिक्किम का याद रखना 35वां 36वां संविधान संशोधन, एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसको अभी इसका पहले क्वेश्चन अधिकृत। क्या? बस एक राज्य पुनर्गठन आयोग का क्वेश्चन पूछा था पिछली बार बस। तो पूछ लेगा, तो अभी वो धीरे धीरे आ रहा है। देखो ये लिखा हुआ है, यहीं से तो पूछा था, ये लिखा हुआ है। गैस के दर समिति जून 1948 में बनी थी, दिसंबर 1948 में रिपोर्ट पेश की। सदस्य पूछे गैस के दर का, पन्ना लाल है, जगत नारायण पाल है। जेवीपी का सबको याद रहता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। रिपोर्ट पेश करनी है, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए इनकार कर देती है। उसके बाद में ये 53 में फजल अली आयोग बनता है, हृदयनाथ कुंजरू, KM पणिकर। ये तीनों आयोग याद रखना, 1, 2 और ये 3, तीनों के बारे में पूछ लेगा। मेंबर कौन है, अध्यक्ष तो दे देगा एग्जाम में, मेंबर पूछेगा। ये इन्होंने कितनी रिकमेंडेशन किया, कितना बोला और कितने पर इम्प्लीमेंट हुआ, ये पूछ लेगा। फिर उसके बाद में ये 12 अनुसूची दे रखी है, केवल नाम पता होना चाहिए कौन सी अनुसूची का। सर शायद है ना, एक क्वेश्चन पूछे हैं अभी यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, कि ये जो कमिटीज हैं ये किसने एस्टेब्लिश करी हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी हैं, या प्रेसिडेंट ने करी हैं, या फिर कोई पार्टी ने करी हैं? तो जो ये एस के धर समिति है ये राष्ट्रपति ने, और फजल अली आयोग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और जेवीपी कमेटी है ये कांग्रेस पार्टी की कमेटी है। हाँ जैसे शायद वो जो मूल अधिकार की कमेटी है अपन पढ़ते हैं, हाँ, तो हाँ, वो जो सही बात है। जेपी वर्मा कमेटी है वो शायद गवर्नमेंट की कमेटी है 1999 में। और जो उससे पहले कौन सी कमेटी, नाम याद नहीं आ रहा, सरदार वाली जो कमेटी है वो कांग्रेस पार्टी की कमेटी है। तो इसमें याद रखना, एस के दर वाली है वो राष्ट्रपति की बता रहे हैं, वो जेवीपी बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, और जो फजल अली आयोग है ये बता रहे हैं इसका सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है।
फिर उसके बाद देखो ये 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची में आपको याद रखना है, देखो 6ठी अनुसूची में ये 4 राज्य याद रखना, जो लिखा हुआ है ATM, मणिपुर नहीं है इसमें याद रखना। एक इससे याद आया, जो राज्यपाल बनाए हैं ना अभी, उसमें कौन कौन से याद रखना है, तो मिजोरम का याद रखना। मिजोरम में किसको बनाया है, VK सिंह को बनाया है। मणिपुर में किसको बनाया है, वो इंपॉर्टेंट है, किसको बनाया है, अजय कुमार भल्ला करके शायद अजय भल्ला, उसको बनाया। मणिपुर इंपॉर्टेंट है, मिजोरम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इनको बनाया गया है। एक बिहार का शायद को मुस्लिम को बनाया गया है शायद, मेरे को जहाँ तक याद है। एक सर राजस्थान के, तो वो इम्पोर्टेंट है। राजस्थान एक सर राजस्थान के बने हैं खिल्लीराम मीणा। हाँ वो तो इम्पोर्टेंट, वो तो याद होगा ही, मिजोरम में खिल्लीराम में। पहले हाँ खिल्लीराम में 3 जने बने हैं, एक तो खिल्लीराम है, एक अमृतलाल है, और एक ये अमृतलाल बिहार, करौली के शायद। हाँ ठीक है, ये तो हाँ, करौली भरत। ये मणिपुर, ये याद रखना, मणिपुर, मिजोरम, बिहार, इन तीनों के राज्यपाल के नाम याद रखना, तीनों, बाकी नहीं याद रखो चलेगा, पर 3 का याद रखना। 8वीं अनुसूची ये हो गया, ठीक है। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये पता ही है आपको सारा। 7वीं अनुसूची में याद रखना, जो 5 विषय समूर्ति में लाए गए थे ना, वो याद रखना, जैसे नापतोल है, वन्य जीव वाला है, न्याय प्रशासन है, याद होगा आपको, वो इम्पोर्टेंट है। ये सारा बताई दिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, कहाँ से क्या लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये 9 पैरा ओलंपिक, शायद ये 8 गए थे, 9 गए थे, 9 ही गए थे सर। 8 ऐसा सूजस में 8 लिखे हुए सूजस में हैं। 8 है, सूजस में 8 लिखे हुए हैं। अब कौन सा नहीं किया इनमें से, देखो देखिए कौन सा है। तो सर नाम नहीं दे रखे सूजस में एक के भी। नाम नहीं दे रखे, लेकिन मैंने गोल्ड कितने लेकर गए हैं, 3 लेकर गए हैं। एक श्याम वो अवनी लेकर आया, मोना अग्रवाल है, और तीसरा कौन है, सुंदर सिंह गुर्जर, करौली। तो इन तीनों के बारे में पूछ सकता है, तीनों के बारे में पूरा पता होना चाहिए। इन्होंने गोल्ड जीता, इन्होंने ब्रॉन्ज, इन्होंने ब्रॉन्ज स्कोर, और कहाँ के, ठीक है ना। और सर ये मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड मिला है इस बार, राजस्थान के एकमात्र है। हाँ बता दिया वो तो बता दिया था मैंने पहले, शायद खाना खा रहे होंगे आप। अब देखो उसके बाद देखो, ये देखो 1956 की धारा 75 और 76 के अनुसार ये फिर ये संभागीय आयुक्त को, अब देखो संभागीय आयुक्त पर है ना, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि पहले किसने स्टार्ट किया, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, 1 मिनट, ये रहा। संभागीय आयुक्त की जो व्यवस्था थी उसको 1962 में समाप्त किया गया मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पर, और 87 में हरदेव जोशी ने इसको पुनः सर्जित किया, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। टोटल ये 25 वर्ष तक संभागीय व्यवस्था समाप्त रही, और 2 एक्ट है 55-56, ये पता होना ही चाहिए, तो राजस्व संबंधी विवाद, और ये पटवार पद मुस्लिम शासकों के दिन, ये क्या डायरेक्ट वहां लिखे हुए हैं, जो पबेड की बुक है ना उसमें पंचायती राज वाले में लिखे हुए फैक्ट, ये मेरे कोई ढूंढे हुए फैक्ट नहीं है, वहां डायरेक्ट लिखे हुए थे जो मैंने इधर छाप दिए। फिर देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये 75 और 76 के अनुसार राजस्व अपीलीय प्राधिकार के रूप में संभागीय आयुक्त को प्राधिकृत किया गया, तो ये धारा याद रखना 75 और 76, ये वहां डायरेक्ट डिटो लिखी हुई है, इसलिए पूछ सकता है, वहां से ही क्वेश्चन बना रहा है ये, तो डायरेक्ट जिला कलेक्टर का औसत कार्यकाल कई बार पूछ लेता है, 14 पॉइंट, वहां लिखा हुआ है ये डायरेक्ट, है ना, मेरा नहीं है। फिर राजस्व प्रशिक्षण विद्यालय टोंक में है, इनकी पटवारी की ट्रेनिंग होती है इधर। फिर 1963 में लंबरदार पद को समाप्त करके पटवारी पद का सृजन कब किया गया, 1963 में, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा अभी तक, ठीक है ना। ग्राम सेवक के कार्य कहाँ पर है, 78(2) में वर्णित है, ये डायरेक्ट वहां लिखा हुआ है 78(2), फिर नीचे कार्य लिखे हुए, तो ये 78 पूछ सकता है। और 121 नंबर का जिला योजना समिति, ये मैंने डाला था इसमें, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये नागरिक अधिकार पत्र, इसके अलावा कहीं से भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी मत पढ़ना चाहिए, चाहे कुछ भी बोले, ये यहाँ से बनाता है वो ट्यूशन बनाएगा, या तो एक पेज ये या ये, डायरेक्ट आप लाइन भी मिला लेना चाहिए, यहाँ से ही बनाए उन्होंने पिछली बार जो भी है। उसके बाद में ये योजना थी, मैंने बता दिया, इन योजनाओं को और एक बार से नजर से देख लेना, केवल ऑब्जेक्टिव याद रखना है। ईयर किस किस का याद रखना है, एक तो स्वामित्व योजना का ईयर पता होना चाहिए, 2020 24 अप्रैल। एक अटल भूजल योजना, अटल भूजल क्या इसका, फसल बीमा योजना कब था, 2015 था ना, फसल बीमा योजना 16 होगा सर, 16 फसल बीमा योजना का ईयर याद रखना, क्योंकि वो उन्होंने बहुत ऑप्शन क्लिक ऐसे क्लोज आएंगे, 15, 16, 17, 18 दे देगा इस ऑप्शन, या 14, 15, 16। एक जनधन योजना का 14, ठीक। उसके अलावा और कौन सी इंपोर्टेंट है इनमें, सूर्य घर का तो ठीक हो गया। ये PM डेव, प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र वाली, नहीं उसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा केवल, ये ऐसे लिखा हुआ है कि डिवाइन लिखा हुआ है, डिवाइन वर्ड कहाँ पर है वो, ये रहा, वहां इतने लिखा हुआ है PM डिवाइन, देव INA,
तो ये पूछेगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लेकर के पहल है प्रधानमंत्री डिवाइन करके, ठीक, और कुछ नहीं है इसमें। इन योजनाओं में देखो स्टार्स योजना बता दी, पीएम श्री बता दी, मत्स्य संपदा योजना नाम से क्लियर है, मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण के लिए, मिशन शक्ति महिला संरक्षण के लिए हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में नदी जोड़ो में ना 3 मेन चीज थी, कैन बेतवा था, गोदावरी कावेरी था, और तीसरा अपना वाला है ईआरसीपी वाला केपीसी, ठीक है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, आवास योजना का अभी आवास डे भी मनाने की बात चल रही है, 20 नवंबर था या कौन सी डेट है, 15 नवंबर है, 20 नवंबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना का ईयर क्या है, 2015 है ना, 16 है। पीएम आवास योजना का ईयर पता होना चाहिए, देखना ये अपने लेवल पर देखना एक बार, आवास योजना का 2020 है, 2020 है ईयर। नहीं ईयर, हाँ 2020 है, पहले इंदिरा आवास योजना थी। नहीं 2015 में थी वो, तो मैं श्योर हूँ उसके लिए, तो 15-16 से चल रही है मैम सर। कंफ्यूजन है, 16 इससे पहले इंदिरा आवास योजना चलती थी, उसका नाम चेंज करके इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया 2016 में। उस टाइम इसके 2 पार्ट कर दिए थे, एक आवास योजना ग्रामीण थी, वो शहरी पहली बार आई थी वो, एक तरह से समझो 16 में। 20 नवंबर को मनाया जाएगा आवास डे, 20 इस दिन नवंबर लॉन्च हुई थी सालों 16 में। ये 20 नवंबर, हाँ ये बोलना चाह रहा था, ये डे पूछ सकता है 20 नवंबर, ठीक है। ये 15-16 में धारा बताई दी आपको। उसके अलावा ये देखो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें स्टेटमेंट सारे याद रखना। भारत में 1 करोड़ घर है, राजस्थान में 5 लाख है, 75,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा, बहुत बड़ा पैसा है ये, ठीक है ना, मनरेगा के बराबर मान लो एक तरह से। 78,000 का अनुदान मिलेगा, ये 3 कैटेगरी अनुदान की, ठीक। उसके बाद में ये देखो ये हरित मुनि है ना, सुंदर है, और ये पूछेगा इस पे क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने उस पे दे रखा है प्रशासनिक प्रतिवेदन में, पूछा नहीं है अभी तक क्वेश्चन, किसी का ध्यान गया नहीं है, हो सकता है जाए इस बार, ये मैंने ही कवर किया, शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा उसको, इम्पोर्टेंट है। ये है माँ वाउचर योजना जो इम्पोर्टेंट है, ये देखो बेसाड़ा गांव जो था, बेसाड़ा गांव है वैसे, ये एनटीपीसी का 2000 गीगावाट का तो नहीं लिखा, 160 का ही लिखा है, वो बोराड़ा गांव है शायद, जहाँ पर 2000 मेगावाट का लगेगा, यस सर, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये पूछ लिया गोवंश के लिए 10% की वृद्धि, ठीक है। ये वो क्वेश्चन थे जो अपलोड किए थे। ये देखो संविधान सभा में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखे, ये फैक्ट डायरेक्ट आपको याद करने हैं, इसमें आप है ना बहसबाजी मत करना, 5वीं बैठक कब हुई नहीं, जो लिखा हुआ है एकदम सही लिखा हुआ है, एकदम सही जगह से लिखा हुआ है। 2 उपाध्यक्ष थे, एस सी मुखर्जी थे जो निर्वाचित थे, मनोनीत थे जो वीटी कृष्णाचारी थे। कितनी सीट थी विभाजन के बाद, 299 में से केवल 284 ने हस्ताक्षर किए, और पहले हस्ताक्षर किसने किए, बाद में किसने किए, 11 लोगों ने भाग लिया राजस्थान से, इमेज ऊपर है। और ये पूछ सकता है संविधान सभा कितने दिन अस्तित्व में रही, तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, इंपोर्टेंट है। 12 अधिवेशन हुए, ये हो गया, और कुल महिलाएं थी 15, प्रथम बैठक में 10 महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है ना। सर ये बैठकों को एक बार क्लियर कर दो ना सर, कहीं जगह 5 लिखी हुई है, कहीं जगह 3 लिखी हुई है। किस चीज की? जैसे पहली बैठक 9 को, दूसरी पहली बैठक 2 तारीख को हुई, 10 तारीख को हुई, तीसरी बैठक 11 को हुई, 12 को हुई। फिर है ना, ये सीरियल वाइज है ना, वो प्रश्न नहीं है ना, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। ये एकदम बैठक लिखी हुई, एकदम टकाटक लिखी हुई है, कोई डाउट नहीं है इनमें। राहुल सर ने भी यही बताई थी, सॉरी, हाँ यही बता रखी है, मैंने भी राहुल सर की क्लास ली थी। राहुल सर का नहीं चलेगा यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है ना, एक कोई उन्होंने बोला था ये ऑथेंटिक जो है। पेपर सेट करता है जिसका नाम है RS आडा, उसकी बुक है, उसमें जो फैक्ट लिखे हैं, जब वो पेपर सेट ही वही कर रहा है तो वही बनाएगा ना क्वेश्चन। तो ये जो लिखा हुआ है एकदम सो रट लो, इसमें आपको वो नहीं करना, ठीक है ना। ये मनोज जी बता रहे थे तो ऑथेंटिक है, नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बता रहा हूँ, अब देखो इसमें ये क्या बोल रहा हूँ, देखो ये मूल निवासी, ये देख लो 4-5 जो लिखे हुए, ये इंपोर्टेंट है। ये कोई ऐसे फैक्ट थोड़ी है, बहुत मुश्किल से निकाल के लाया हूँ, ठीक है ना। और ये दलित महिला पूछ सकता है, दाक्षायणी वेलायुधर, मैं लिखूंगा आपको किसी उस दिन सीधे डायरेक्ट। फिर उसके बाद देखो ये देखो दिवस बहुत सारे दिवस याद नहीं करने होते, इंपॉर्टेंट दिवस है जो यहाँ में लिख दिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो करने ही करने हैं। जैसे अंतरिक्ष दिवस है, पहली बार मनाया गया है 2024 में, ये पूछ लेगा। जैसे ये लिखा हुआ है नीले आसमान के लिए दूसरा स्वच्छ वायु का अंतरिक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ये सूजस में लिखा हुआ है,
ये उठा भी लिया क्वेश्चन, लाइन ऐसी कैसी उठाई उन्होंने, नीले आसमान के लिए ऐसे करके। ये सारे दिवस करने के यार, खूब बहुत सारे हो जाएंगे तो। ये बहुत सारे कहाँ है, ये तो मैंने बहुत ये छांटे अलग किए easy हैं है यार। वैसे। तो क्या कर रहे हो दिवस, उसमें बहुत ज्यादा कम प्रॉब्लम नहीं है तो। तो कम नहीं। पर मंथ के 2-2 3-3। ये देखो सर दो दिवस दोनों में तो सर 25-25 30 दे रखे हैं। एक में 25 दे रखे हैं। ये तो हाँ बहुत जरूरी है, ये नहीं करोगे तो फिर वो उनकी थीम अलग है सर, वो थीम अलग रहेगी उनकी। थीम याद नहीं करनी, थीम याद करनी है अगस्त के बाद में जो भी दिवस आए। बात को ध्यान से सुनना, अगस्त के बाद में जो भी दिवस आए ना जनवरी तक, उसकी थीम याद करनी है। अब देख लो कौन कौन सा दिवस आ रहा है। जैसे रेबीज का मत याद करना। एक तो ना 16 सितंबर को क्या हुआ था, ओजोन दिवस, उसकी थीम देखना, वहां 35 ईयर कुछ ऐसे लिखा हुआ है। मॉन्ट्रियल कुछ है उसकी थीम। हाँ वो याद रखना, उसमें 35 वर्ड है कुछ थीम में, वो पूछेगा। क्योंकि पेपर सेट होता है जुलाई, करंट बनता है जुलाई से लेकर के जनवरी तक का, इसके बीच में जो थीम होगी ना वो पूछेगा। थीम तो इनकी याद करनी है, बाकी दिवस याद करने हैं। समझ गए कॉन्सेप्ट? ऐसा है गेम। उसकी एक एक बात पकड़नी पड़ती है, वो क्या करता है वो नहीं, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको बात। राजस्व घाटा, ये राजकोषीय घाटा, ये प्राप्तियां मैंने बता दी सारी। कौन सा क्या था, ये इको सर्वे का है राजस्थान वाले का। और ये मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य में देखो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 12 सदस्य थे, 11+1, 11 मेंबर थे, एक कुछ स्वर्ण सिंह थे और राजस्थान का कोई भी नहीं था। ऑप्शन में है तो काट देना, वो जानबूझ के ऑप्शन देगा, वही ऐसे पूछेगा कौन सा नहीं है। वो ऐसा नहीं बोलना चाह रहा कि आप याद करो 11, वो ऐसा बोलना चाह रहा है मैं राजस्थान से कोई नहीं था। उसने 8 सुझाव दिए, 5 मान लिए गए, 5 एक्स्ट्रा ऐड करके 10 ऐड कर दिए उसमें। और जो 11वां ऐड किया था ना वो कौन था, जो आपको बताइए 86वें संविधान संशोधन। बाद में एक जेएस वर्मा समिति थी। ये जेएस वर्मा बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, 1999 में इनकी अध्यक्षता में कमेटी बैठी थी। ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हुए हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हुए सुप्रीम कोर्ट के, और एनएचआरसी के हेड भी रहे हुए जेएस वर्मा। और जो निर्भया कांड हुआ था ना उस कमेटी के अध्यक्ष थे ये जेएस वर्मा। ठीक है ना, इनकी अध्यक्षता में 1999 में ये मूल कर्तव्य की पहचान के लिए क्रियान्वयन की लाइन लिखी हुई है डायरेक्ट, देख लेना। फिर है ये आपको याद करनी है, जिनमें इंपोर्टेंट कौन सा है, 9 नंबर का 13 नंबर का इंपोर्टेंट है, जो नए हैं, बाकी सारे पहले वाले हैं। ये संविधान संशोधन है जो बार बार पूछे उन्होंने, 97 से 176 तो इंपोर्टेंट है ही, 106वां इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, उसका बाद का ऑप्शन है ना 106 का, तो वो काट देना। कई बार ऐसा भी देता है एकदम बेसिक नॉलेज के लिए, 2021 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, संविधान संशोधन दिए थे, बाद वाले काट देना, वो 106 के बाद कोई है तो बिल वगैरह नहीं पूछता है। जो परिसीमन है तो वो 4 मानने हैं या 5 मानने हैं? 4, शायद 4 होने चाहिए। ठीक है सर। एक बार मेरे को डाउट ये शायद 4 ही हुआ है सर, 52 में, 62 में, 73 में, 2002 में, अब 2026 में होगा। ठीक है ना, 4 याद करना भी। ठीक है ना, 65, 52, 72, 2002। 72 नहीं 73 है शायद, 11 दो है वहाँ। 72 वाला हुआ 73 में था, उसने रिपोर्ट 73 में दी थी। और 73 है, फिर 2002 है, फिर अब 26 में होगा। ठीक है ना। फिर है ये अवार्ड हो गया। बाकी अब आपको क्या काम करना है, आप जाना इसमें ऐसे, फिर जाना आप मीडिया सेक्शन में चले गए। इसमें टोटल इमेज है 727, कितनी लिखी हुई है, 727। यहाँ से स्टार्ट करना। अभी जैसे क्लास खत्म हो जाए, कल का दिन पूरा है ना ऐसे करना है इनको, स्टूडेंट ऐसे ऐसे पढ़ना है इसको पूरा। जहाँ कुछ देखना होता है ऐसे क्लिक करोगे तो नीचे लिखा हुआ जाएगा, जो देखो आंसर 1 होगा प्रीवियस से, समझ गए? ऐसे देख मनोज कर, ये करना पूरा। जैसे मैंने आज पूरी की है, मैंने खुद ने भी पूरी पढ़ी है, यहाँ से लेकर के पूरे 727 पेज पूरे पढ़े हैं आज। ठीक है ना, एक दिन में पढ़ सकते हैं पूरा, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे सारी चीजें याद है। और देखो ग्रुप से क्वेश्चन, कोई ग्रुप में चीज अपलोड नहीं है ना, कोई पीडीएफ में भी, पीडीएफ भी शामिल है उसमें, ऐसे नहीं कि भाई आप मीडिया से इंशाल्लाह चले जाओ। पीडीएफ में जितनी भी चीजें शामिल है, जितनी अपलोड की है ना, अगर उससे बाहर कोई चीज आ रही है ना, इसका मतलब समझ जाना वो चीज टफ है, फिर वो किसी को नहीं आ रही है, मतलब एवरेज स्टूडेंट को नहीं आ रही है किसी को, मतलब समझ गए? तो एक आपका जो बचपन से लेकर अभी तक जितनी पढ़ाई की है ना, उसका सारा यूज लेना है वहाँ एग्जाम में। वो ऐसे नहीं पूछेगा भाई आप, भाई उसमें टाइम लिमिट थोड़ी है भाई, आप 2023 के बाद का ही बताना है नॉलेज, पहले का सारी पूरी ताकत जोड़ करके आपका एजुकेशन जो गेस है। क्योंकि देखो सिविल सर्विस एग्जाम में तुक्का लगता है एक तरह से, तुक्का का मतलब होता है एजुकेशन गेस। आप 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से एक छांटना है आपको बढ़िया सा, ठीक है ना। उसके लिए आपके पास में
चीजें पढ़ी हुई है, लिंक की हुई है, सुनी हुई है, देखी हुई है, महसूस की हुई है, तो वो सारी चीजों से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके वो आपको पक्का 50 उसको 50 जब कटो 50% जा रही है, इसका मतलब उसका तात्पर्य ये है कि वो आपको लेना तो चाह रहा है, लेकिन आपका ऑफिसर अप्रोच आपके माइंड में होनी चाहिए जो आप मेंस में लिखोगे। वो ऑफिसर अप्रोच नहीं होगी ना, तो वो फिर वो जब 4 ऑप्शन देख के कि आप एक नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो वो समझेगा कि आप लायक नहीं हो। समझ गए बात? तो स्कोर करना देखो वो अलग एग्जाम होती है, प्री क्वालिफाई करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, स्कोर करने वाले एग्जाम में देखो मुश्किल होता है, उसमें देखो थोड़ा अलग स्ट्रेटेजी काम करती है, लेकिन जो प्री में स्ट्रेटेजी थी ना, वो मैंने मेरी तरफ से जितना मेरे को पता था ना कि ये चीजें यहाँ यहाँ वार कर सकता है, वो सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की पूरे 1 अगस्त से लेकर के आज से जो भी डेट हुई है 24 जनवरी तक सारी चीज बता दी, ठीक है ना। अब आपका खुद का नॉलेज वहां चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसमें पूरी जी जान झोंकनी है। ऐसे नहीं कि आप उसको छोड़ दो, कोई क्वेश्चन आपका सेक्शन नहीं भी पढ़ा हुआ है ना, तो भी आपको सूडो कॉन्फिडेंस अंदर ऐसा होना चाहिए, छदम बल, मतलब वो ऐसा होना चाहिए, छदम विश्वास होना चाहिए, सदम विश्वास कि है ना मुझे ये क्वेश्चन आता है, मैं इसको करूंगा। फिर 4 ऑप्शन में आराम से चारों ऑप्शन पढ़ो और एलिमिनेट करो उसको। पहले स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एलिमिनेशन मेथड, काटने की, कि ऑप्शन काटो, पहले 2 तक पहुंचो, 50% तक पहुंचना है। 50% तक नहीं पहुंचे तो आपकी तैयारी नहीं है। 50% पहुंचने के बाद में तैयारी का आता है मैटर, कि आपने भाई वो डिवीजन है नहीं है, डिवीजन नहीं है तो फिर वो, लेकिन 50% तक पहुंच गया इसका मतलब तैयारी है बंदा, वो मतलब सिलेक्शन वाला बंदा है। 50 तक तो पहुंचना ही है। बाद में अगर आप उस क्वेश्चन में रिस्क लो, ज्यादा रिस्क लेनी है, सही बात है, क्योंकि और जो क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे मत सोचना कि कट ऑफ का पता कैसे चलेगा। जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, अपने ग्रुप में जो चीज नहीं है, करंट में नहीं पढ़ी है ना, इसका मतलब वो फिर क्वेश्चन टफ है, वो मान लेना, वो किसी को नहीं आ रहा है फिर, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। बाकी अटेम्प्ट करने की ज्यादा कोशिश करना, ज्यादा अटेम्प्ट करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन देखो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। अपन चाहते हैं ना कि सीधे सीधे क्वेश्चन उठा ले, कितनी वेबसाइट है, कितनी ऑथेंटिक पढ़ लो, वो आपको 120 के बाद में स्कोर करने में, या जैसे 130 स्कोर करने के बाद में बहुत जोर आता है, ऐसा स्कोर नहीं होता है। तो उसके लिए वो नहीं चाहता कि भाई आप इतना ज्यादा स्कोर करो, वरना कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी, ठीक है ना। तो कट ऑफ कम करने के लिए वो जानबूझ के जैसे हिस्ट्री को टफ करता है, या 1 सेक्शन 2 सेक्शन वो टफ करेगा, जानबूझ के करना जरूरी भी है, नहीं करेगा तो कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। फिर लोग बोलेंगे वो, क्योंकि लोग तो बोलेंगे पक्का है, इजी आ जाएंगे तो बोलेंगे वो पेपर आउट हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, इसलिए वो अपनी स्ट्रेटेजी फिक्स करके रखते हैं। जैसे IIT का पेपर होता है तो वो हमेशा उनका फिक्स है क्राइटेरिया, भाई हमें 35-37% इतना ही घुमाना है इस पेपर को। IIM है, कैट का है, भाई उसका पेपर टफ बनाना है, उनके दिमाग पहले से फिक्स है परसेंटाइल का मामला। तो ऐसे ही सिविल सर्विस एग्जाम से IAS का देख लो, 50% से ज्यादा वो कट ऑफ नहीं निकालने का सोचते हैं, तो पेपर भी उस हिसाब से सेट किया जाता है। तो आपको क्या करना है, जब एग्जाम देने जाओ तो आपको ये मानना है कि मेरी तैयारी पूरी है, चाहे तैयारी नहीं हुई हो, कोई सेक्शन अगर वीक रहेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर सेक्शन में कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे, कुछ मॉडरेट आएंगे, कुछ टफ आएंगे। इजी तो आप कर लोगे, लेकिन मॉडरेट जब आप ध्यान से पढ़ोगे, खुद में अगर विश्वास ही नहीं होगा ना, तो वहां पर ऐसा लगेगा कि यार, मतलब पहले कई बार क्या होता है ना, अपन कोई मान लो हवाई जहाज उड़ा रहा है कोई बंदा, ठीक है, मान लो मैं गया उड़ाने के लिए, एयरपोर्ट पहुंच गया सांगानेर वाले में, वहां जाके बोला कि मैं यात्रियों को ये बोल दूंगा ना कि मेरे को नहीं उड़ाना आता है, तो यात्री को डर लगेगा। और मैं चुपचाप जाके मैं सीट पर बैठ जाऊंगा ना, तो उनको पता नहीं चलेगा, उनको तो ये होगा ना पायलट बैठा हो तो आराम से नाश्ता करेंगे, मैगी वैगी खाएंगे अंदर। समझ रहे हो बात को? इसलिए एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको क्या पता रहा, समझ गए ना मेरी बात को? एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको नॉलेज है या नहीं है। यस सर। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? आराम से खाएंगे, मैगी वैगी नाश्ता आराम से खाएंगे। हाँ, उनको नहीं पता लगना चाहिए, एग्जामिनर को नहीं पता लगना चाहिए। आप जाके सीट पे बैठ जाओ, कॉन्फिडेंट हो मैं चला दूंगा ऐसा वैसा, लेकिन यात्री को बता दिया वो डर जाएगा, फिर प्रेशर आ जाएगा, आप पर प्रेशर आएगा सारा, वो फिर यात्री सारे और नहीं, कहीं ना कहीं फिर ये प्रेशर भी रहता है, कहीं जैसे वो किसी दूसरे से सुन रहे हैं कि यार ये